everyone, welcome to Magnet Brains. This is Saloni Pandey. आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके चैप्टर 5 यानी कि द पैटर्न्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन के एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं। चैप्टर को डिटेल में डिस्कस हम कर चुके हैं, साथ ही साथ इस चैप्टर को हम रिवाइज भी कर चुके हैं। अब बारी आती है एमसीक्यू सॉल्यूशन की। ये चैप्टर आपके टर्म 1 के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब आपको क्या करना है, आपको रेडी रहना है अपनी नोटबुक एंड पेन के साथ में। यहाँ पर होगा क्वेश्चन, उसके 4 ऑप्शंस होंगे। मैं आपको क्वेश्चन भी एक्सप्लेन करूंगी, उसके ऑप्शंस भी समझाऊंगी। हमको साथ में मिलकर ये एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। उससे क्या एक चीज होने वाली है, उससे आपका रिवीजन होने वाला है चैप्टर का। साथ ही साथ आपको ये भी पता चलेगा कि आप अपने एग्जाम्स को लेके कितने ज्यादा प्रिपेयर्ड हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 के साथ में। लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग डिस्क्रिमिनेशन। अब डिस्क्रिमिनेशन को लेके यहाँ पर जो आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से क्या सही है ये आपको बताना है। एंड द ऑप्शंस आर, इन ऑर्डर फॉर अ पर्सन टू डिस्क्रिमिनेट ही और शी मस्ट होल्ड प्रिजुडिशियल एटीट्यूड्स। अगर आपको किसी के साथ में डिस्क्रिमिनेशन करना है तो आपको उसके बारे में प्रिजुडिशियल एटीट्यूड्स क्या क्या है ये पता होना चाहिए। सेकेंडली, डिस्क्रिमिनेशन इज एन एक्शन। डिस्क्रिमिनेशन एक एक्शन है, एक क्रिया है। डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट अ फॉर्म ऑफ रेसिज्म। जो रेसिज्म होता है उसका फॉर्म नहीं है डिस्क्रिमिनेशन, या डिस्क्रिमिनेशन रेसिज्म का फॉर्म नहीं है। देन नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो बताइए आपके अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। व्हाट इज ट्रू हियर अबाउट डिस्क्रिमिनेशन? सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज डिस्क्रिमिनेशन इज एन एक्शन। डिस्क्रिमिनेशन क्या है? एक एक्शन है। ओके, देन सेकेंड क्वेश्चन इज, सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन आर सोशल बिकॉज दे आर अबाउट। यहां पर आपसे पूछा गया है कि सोशल इनइक्वालिटी यानी कि सामाजिक असमानता एंड एक्सक्लूजन यानी कि सामाजिक बहिष्कार, ये दोनों ही सोशल क्यों हैं? ये दोनों ही सोशल क्यों है? अब आपको बताना है दीज आर सोशल बिकॉज दे आर अबाउट। क्योंकि ये किसकी बात करते हैं, सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन? इंडिविजुअल्स की, ग्रुप की, वर्ल्ड की, और बोथ ए एंड बी यानी इंडिविजुअल एंड ग्रुप दोनों की ही। क्या ये किसी एक पर्सन, किसी एक इंडिविजुअल की बात कर रहे होते हैं? क्या ये किसी पूरे ग्रुप के बारे में होते हैं, या फिर ये पूरे वर्ल्ड के बारे में है, या फिर ये एक इंडिविजुअल और ग्रुप दोनों के ही बारे में होते हैं? आपको बताना है। एंड व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर? दैट सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन आर सोशल बिकॉज दे आर अबाउट। आंसर इज डी, दैट इज बोथ ए एंड बी। दे आर अबाउट इंडिविजुअल एंड ग्रुप। यहाँ पर सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन एक इंडिविजुअल एंड ग्रुप दोनों के ही बारे में होती हैं, इसीलिए ये क्या होती हैं? सोशल होती हैं और सामाजिक होती हैं। ठीक है, क्लियर है? देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन आर। अब सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन कैसे होते हैं ये आपको बताना है। दे आर स्ट्रक्चर्ड, दे आर सिस्टमेटिक, दे आर अनऑर्गेनाइज्ड, और दे आर बोथ ए एंड बी। ठीक है, यानी कि सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन स्ट्रक्चर्ड होते हैं। ठीक है, पूरा उनका एक मतलब ऐसे बोलते हैं ना, एक ढांचा है जिसके थ्रू वो वर्क कर रहे हैं, एक पूरा स्ट्रक्चर है। दे आर सिस्टमेटिक, वो पूरे रूल्स रेगुलेशंस के थ्रू वर्क कर रहे हैं। दे आर अनऑर्गेनाइज्ड, इन्हें किसी भी तरह से ऑर्गेनाइज नहीं किया गया है। या फिर दे आर बोथ स्ट्रक्चर्ड एंड सिस्टमेटिक। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? कैसी होती हैं सोशल इनइक्वालिटीज एंड एक्सक्लूजन? सो हियर द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज बोथ ए एंड बी। ठीक है, सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन सिस्टमैटिक भी होती हैं और स्ट्रक्चर्ड भी होती हैं। क्लियर है? देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which of the following is the form of capital of social resources? आपको ये बताना है कि जो social resources का फॉर्म यहाँ पर कौन सा है, या social resources के कितने फॉर्म्स हो सकते हैं वो आपको यहाँ पर बताना है। And the options are economic capital, cultural capital, social capital और all of these। बताइए क्या फॉर्म्स होते हैं सोशल रिसोर्सेज के, या कितने फॉर्म्स ऑफ कैपिटल होते हैं सोशल रिसोर्सेज के? सो यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर? आई होप आपको पता होगा बिल्कुल, अगर आपने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है। सो द आंसर इज डी, क्योंकि सोशल रिसोर्सेज 3 तरह के कैपिटल में हम डिवाइड कर सकते हैं, या 3 फॉर्म्स में पढ़ सकते हैं, दैट इज इकोनॉमिक कैपिटल, कल्चरल कैपिटल एंड सोशल कैपिटल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। ठीक है, देन नेक्स्ट इज
द सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑन रेस। सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या है रेस को लेके या रंग भेद को लेके। यहाँ पर वो वाली रेस नहीं, हम हॉर्स रेस या किसी और रेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर जो रंग भेद होता है, ठीक है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, उसकी हम बात कर रहे हैं। उसको लेके सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। हियर द ऑप्शंस आर begins with the assumption that races are based on easily classified differences. It begins with the assumption that races are based on easily classified differences. Secondly, considers race as a social construct and not absolute. Third is neither A nor B. फोर्थ इज बोथ ए एंड बी। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, या तो 1 या तो 2 या तो दोनों ही करेक्ट नहीं है या फिर दोनों करेक्ट हैं। बताइए सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या होता है रेस को लेके। हियर द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज इट कंसिडर्स रेस एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट नॉट एन एब्सोल्यूट। सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव रेस को लेके ये कहता है कि ये एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, इसे समाज ने बनाया है एंड ये एब्सोल्यूट नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पर बी, ठीक है, क्लियर है, ये भी समझ में आ गया क्वेश्चन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज दीज सोशल रिसोर्सेज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 फॉर्म्स ऑफ कैपिटल। सोशल रिसोर्सेज को हम 3 फॉर्म्स ऑफ कैपिटल में डिवाइड करते हैं। इकोनॉमिक कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल एसेट्स एंड इनकम। इकोनॉमिक कैपिटल होता है जिसे हम मटेरियल एसेट्स या इनकम के फॉर्म में पढ़ते हैं। कल्चरल कैपिटल है सच एज एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एंड स्टेटस। एक कल्चरल कैपिटल होता है जहां पर आप कितने ज्यादा एजुकेटेड हो, क्या क्वालिफिकेशंस है, इस एक चीज पर फोकस होता है। एंड डैश इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क्स ऑफ कॉन्टेक्ट्स एंड सोशल एसोसिएशंस। और वो तीसरा कौन सा फॉर्म है कैपिटल का जहां पर हम सोशल कॉन्टेक्ट्स एंड सोशल एसोसिएशन से नेटवर्क्स की बात कर रहे होते हैं। सो व्हाट आर द ऑप्शंस? ऑप्शंस आर पॉलिटिकल कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल, सोशल कैपिटल और नन ऑफ दीज। आपको बताना है कि सोशल रिसोर्सेज को हम 3 फॉर्म्स ऑफ कैपिटल में डिवाइड करते हैं, इकोनॉमिक में, कल्चरल में, और एक और वो कौन सा ऐसा कैपिटल है जहां पर हम सोशल नेटवर्क्स या सोशल एसोसिएशंस की बात करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है? यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है सी, दैट इज सोशल कैपिटल। सोशल कैपिटल में हम हमारे नेटवर्क्स कैसे हैं सोसाइटी में, किस सोशल एसोसिएशंस के साथ में हम एसोसिएट होते हैं, ये सारा कुछ हम कहाँ पर पढ़ते हैं? सोशल कैपिटल के अंदर। क्लियर है? देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैटर्न्स ऑफ अनइक्वल एक्सेस टू सोशल रिसोर्सेज आर कॉमनली कॉल्ड डैश। अब यदि आप रिसोर्सेज, सोशल रिसोर्सेज को लेके आपका एक्सेस जो है वो अनइक्वल है, यानी किसी का बहुत ज़्यादा एक्सेस है, किसी का बहुत कम एक्सेस है, तो ये जो पैटर्न होता है अनइक्वल एक्सेस टू सोशल रिसोर्सेज, इसे क्या कहा जाता है? ठीक है, आगे सम social inequality reflects innate differences between individuals, for example their varying abilities and efforts। ठीक है, क्लियर है? ऑप्शन सुनिए अब। पॉलिटिकल इनइक्वालिटी, सोशल इनइक्वालिटी, कल्चरल इनइक्वालिटी और सोशल इक्वालिटी। पैटर्न्स ऑफ अनइक्वल एक्सेस टू सोशल रिसोर्सेज आर कॉमनली कॉल्ड एज, ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है एंड इसका आंसर है बी, दैट इज सोशल इनइक्वालिटी। जब आपका अनइक्वल एक्सेस होता है सोशल रिसोर्सेज को लेके, तब हम ऐसी पूरी सिचुएशन को सोशल इनइक्वालिटी कहते हैं। क्लियर है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? सोशल इनइक्वालिटी। द नेक्स्ट है सोशियोलॉजिस्ट यूज द टर्म डैश। अब सोशियोलॉजिस्ट कौन सा टर्म यूज करते हैं ये आपको बताना है। फॉर व्हाट सोशियोलॉजिस्ट यूज द टर्म डैश टू रिफर टू अ सिस्टम बाय विच कैटेगरीज ऑफ पीपल इन अ सोसाइटी आर रैंक्ड इन अ हायरार्की। सोशियोलॉजिस्ट वो कौन सा टर्म यूज करते हैं सोसाइटी में हायरार्की शो करने के लिए, सोसाइटी में जो भी हायरार्कीज हैं पीपल्स के बीच में उसे शो करने के लिए। दिस हायरार्की देन शेप्स पीपल्स आइडेंटिटी एंड एक्सपीरियंसेस, देयर रिलेशंस विद अदर्स एज वेल एज देयर एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज। क्लियर है? समझ में आया क्वेश्चन? अब इसके ऑप्शन सुनिए। सोशल ग्रेटिफिकेशन, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, पॉलिटिकल हायरार्की और सोशल इक्वालिटी।
बताइए क्या होने वाला है करेक्ट आंसर। सो सोशियोलॉजिस्ट कौन सा टर्म यूज करते हैं हायरार्की को शो करने के लिए, जो हायरार्की पर्संस की आइडेंटिटीज फॉर्म करती है, उनके बाकी सोसाइटी में सबके साथ में किस तरह के रिलेशंस होंगे, ये एक चीज बताती है, और साथ ही साथ आपके पास में कितने रिसोर्सेज होंगे, क्या अपॉर्चुनिटीज होगी, ये सारा कुछ एक्सप्लेन करती है। इस तरह के पूरे सिस्टम को या इस तरह की हायरार्की को एक्सप्लेन करने के लिए सोशियोलॉजिस्ट कौन सा टर्म यूज करते हैं, ये आपको बताना है। हियर द correct answer is B, that is social stratification. Okay, so sociologists use the term social stratification to refer to a system by which categories of people in the society are ranked into a hierarchy. क्लियर है क्या टर्म यूज करते हैं, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। मीनिंग पता है ना क्या होता है इसका, कि जो पूरी सोसाइटी है, ये जो पूरी सोसाइटी है, इसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा डिवाइडेड हैं। सोसाइटी के बीच में, सोसाइटी के अंदर ढेर सारी इनइक्वालिटीज़ हैं और सोसाइटी के स्ट्रक्चर्स में भी इनइक्वालिटीज़ हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हो गया आपका कास्ट सिस्टम। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन परसिस्ट ओवर जनरेशंस। अब जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होती है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक चलती रहती है। The ascribed aspect of social inequality is reinforced by the practice of dash। अब ये जो पूरा ascribed aspect है social inequality का, ये जो पूरी समाज में असमानताएं बनी हुई हैं, इसे हम और किस तरह से बनाए रखते हैं। ठीक है, ये एक जनरेशन है मान लीजिए, इस जनरेशन से आगे जितनी भी जनरेशन्स आएंगी तब तक ये जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का पूरा कॉन्सेप्ट है ये चलता रहेगा, और इसे हम और आगे तक कैसे लेके जाने वाले हैं ये आपको बताना है। दैट इज मैरिज इज यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू मेंबर्स ऑफ द सेम कास्ट। जैसे कि जो मैरिज है तो आपको मैरिज एक ही कास्ट, अपनी ही कास्ट के अंदर शादी करनी है। रूलिंग आउट द पोटेंशियल फॉर ब्लरिंग कास्ट लाइंस थ्रू इंटर मैरिज, इंटर मैरिजेस वगैरह जो है अलाउड नहीं होती। तो ऐसे पूरे सिस्टम को क्या कहा जाता है, वो कौन सी सोशल प्रैक्टिस होती है जिसके थ्रू हम इस सिस्टम को बनाए रखते हैं। एंड द ऑप्शंस आर पॉलीगैमी, एक्सोगैमी, एंडोगैमी और नन ऑफ दीज। बताइए कौन सा वो सिस्टम है जिसके थ्रू हम ये सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक बनाए रखते हैं। हियर द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज एंडोगैमी। एंडोगैमी का मतलब क्या होता है, मैरिज विद इन योर ओन कास्ट या मैरिज विद इन योर ओन ग्रुप। ठीक है, तो जब हम ऐसी प्रैक्टिसेस करते हैं तो ये कास्ट सिस्टम और सालों साल तक बना हुआ रहता है और ये चेंज नहीं होता, क्योंकि इंटरकास्ट मैरिजेस वगैरह अलाउड नहीं होती। क्लियर है। देन in addition to political justice, ठीक है, in addition to political justice, the Indian Constitution also seeks to ensure two other kinds of justice। Political justice के साथ ही, ठीक है, राजनीतिक न्याय के साथ ही जो भारतीय संविधान है वो और भी दो तरह के न्याय सुनिश्चित करता है, या टू टाइप्स ऑफ जस्टिस को एंश्योर करता है। वो टू टाइप्स ऑफ जस्टिस क्या होते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन सुनिए, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ द अबव। बताइए क्या है करेक्ट आंसर, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, बोथ सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस और नन ऑफ द अबव। क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑब्वियसली आई नो आप सभी को आंसर पता है, द आंसर इज सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। ठीक है, दोनों ही जस्टिस, दोनों ही टाइप्स ऑफ जस्टिस जो है, सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस, इसको एंश्योर करता है कौन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साथ ही साथ पॉलिटिकल जस्टिस के। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये तीनों तरह के जस्टिस को एंश्योर करता है, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक। क्लियर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज dash is an attitude of aversion and hostility towards the members of a group simply because they belong it। यहाँ पर आपको आंसर देना है किस चीज़ का, कि एक ऐसा एटीट्यूड जहाँ पर आप किसी और को लेके बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल हो, किसी ग्रुप को लेके, किसी पर्सन को लेके, टुवर्ड्स द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप सिंपली बिकॉज दे बिलोंग टू इट। जैसे मान लीजिए ये कोई एक ग्रुप है, इस ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं उन्हें लेके आप बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल हैं, बहुत ज़्यादा अवर्ट हैं। ठीक है, तो ऐसी एक टेंडेंसी रखने वाले, क्या ऐसी एक टेंडेंसी को क्या कहा जाता है, ऐसे एक एटीट्यूड को क्या कहा जाता है? स्टीरियोटाइप, डिस्क्रिमिनेशन, प्रिजुडाइज और एक्सक्लूजन। बताइए क्या है करेक्ट आंसर यहाँ पर? स्टीरियोटाइप्स, डिस्क्रिमिनेशन, प्रिजुडाइज और एक्सक्लूजन,
द करेक्ट आंसर हेयर इज सी, दैट इज प्रिजुडाइज। आप जब किसी ग्रुप के बारे में किसी तरह का प्रिजुडाइज बना हुआ है या आपने अपने मन से बना लिया है, तो उस ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं उनको लेके आप बहुत ज़्यादा अवर्जन एंड हॉस्टिल वाला और एटीट्यूड जो है वो होल्ड करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? प्रिजुडाइज। क्लियर है? नेक्स्ट इज द कोएग्जिस्टेंस ऑफ डाइवर्स ग्रुप्स आर कॉल्ड। अब ये जो डाइवर्स ग्रुप्स हैं, ठीक है, जो डाइवर्स ग्रुप्स हैं, जब ये सभी एक साथ में रहते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? जैसे मान लीजिए ये डाइवर्स ग्रुप्स हैं, ये डाइवर्स ग्रुप्स हैं और ये सभी एक साथ में रह रहे हैं, ये सभी एक साथ में रह रहे हैं, तो ऐसे एक कोएग्जिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? प्लूरलिज्म, डाइवर्सिटी, इनइक्वालिटीज और सोसाइटी। बताइए क्या कहेंगे हम जब डिफरेंट या फिर डाइवर्स ग्रुप्स जो हैं वो साथ में रह रहे हैं एक साथ में आके, तो आप ऐसी एक चीज को क्या कहेंगे? प्लूरलिज्म कहेंगे, डाइवर्सिटी कहेंगे, इनइक्वालिटीज कहेंगे या सोसाइटी कहेंगे? बताइए फटाफट आंसर बता दीजिए मुझे। हियर द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज प्लूरलिज्म। प्लूरलिज्म हुआ ना, बहुत सारे अलग अलग लोग हैं एक साथ में आके रह रहे हैं, तो ये क्या हो गया? प्लूरलिज्म हो गया, बहुलता जो भी कहते हैं इसे हिंदी में पर्टिकुलर। डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंसेस, जहां पर आप किसी के डिफरेंसेस को शो कर रहे हो वो होती है डाइवर्सिटी। इनइक्वालिटीज यानी असमानताएं हो जाएं, तो ये सारी चीजें बाद में आती हैं। सोसाइटी, सोसाइटी यानी बहुत मतलब ह्यूमन पॉपुलेशन एक साथ में आ रही है, ये वाला कॉन्सेप्ट भी हमने पढ़ा। यहाँ हम क्या बात कर रहे हैं? डाइवर्स पीपल एक साथ में आके रह रहे हैं, को एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो क्या मतलब हुआ इसका? प्लूरलिज्म है, यानी कि क्या है? प्लूरलिज्म है। ठीक है, क्लियर है? देन नेक्स्ट, डैश आर बिलीव्ड टू बी द पीपल ऑफ फॉरेस्ट। अब हम किसे पीपल ऑफ फॉरेस्ट कहते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शंस आर वुमेन, जन, अनटचेबल्स और डिसेबल्ड। इनमें से किसे आप पीपल ऑफ फॉरेस्ट कहते हैं? यानी कि वो लोग जो जंगलों में रहते हैं। ठीक है, क्या वुमेन्स जंगलों में रहती हैं? क्या जन जंगलों में रहते हैं? अनटचेबल्स कास्ट, सो कॉल्ड अनटचेबल्स कास्ट, क्या वो जंगलों में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं? या फिर जो डिसेबल्ड पर्सन्स हैं वो फॉरेस्ट में रहते हैं, उन्हें आप पीपल ऑफ द फॉरेस्ट कहोगे? किसे कहोगे? बताइए फटाफट बता दीजिए, किसे कहेंगे हम पीपल ऑफ द फॉरेस्ट या किसे कहा जाता है? हियर द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज जन। जन या फिर हम कहें ट्राइब। ट्राइबल्स कौन होते हैं? पीपल ऑफ दी फॉरेस्ट। ठीक है, तो और भी जितने सिनोनिम्स होते हैं किसी, जैसे ट्राइब का हमने पढ़ा कि जन, ठीक है, और ऐसे कास्ट सिस्टम में भी वर्ण या जाति वगैरह आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस के थ्रू कंफ्यूज किया जा सकता है, तो आपको इस चीज को अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट इज नेम दैट क्लास विच अर्न्स इट्स ब्रेड एंड बटर बाय डूइंग लेबर। आपको उस कास्ट के बारे में बताना है जो कि श्रम करके रोटी कमाती है। ठीक है, बहुत सारा लेबर करके, बहुत सारा श्रम करके फिर अपनी रोटी कमाती है। हायर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास और बैकवर्ड क्लास। बताइए कौन सी वो क्लास है, कौन सा वो वर्ग है जो कि ब्रेड एंड बटर अर्न करते हैं बाय डूइंग लेबर? क्या हायर कास्ट के लोग जो बहुत मतलब रिच पीपल हैं, लोअर क्लास के लोग जो बहुत ही गरीब हैं, मिडिल क्लास के पीपल्स, या फिर जो बैकवर्ड रह चुके हैं, जो पिछड़े हो गए हैं, पिछड़ चुके हैं? ठीक है, बताइए क्या है इसका करेक्ट आंसर? हियर द आंसर इज डी, दैट इज बैकवर्ड क्लासेस। जो बैकवर्ड क्लासेस के पीपल होते हैं वो लेबर के थ्रू अपनी ब्रेड एंड बटर अर्न करते हैं, यानी कि बहुत सारा श्रम करके फिर रोटी कमाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज हु एस्टैब्लिश्ड सत्यशोधक समाज। अब आपको बताना है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने करी थी? ऑप्शंस हैं ज्योतिबा फुले, दयानंद सरस्वती, परमहंस एंड राजा राम मोहन रॉय। बताइए किसने करी थी सत्यशोधक समाज की स्थापना? ये हमने पहले भी पढ़ चुका है, बहुत बार पढ़ चुका है, तो अब तो मतलब आपको बहुत इजीली इसका आंसर पता होना चाहिए। द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज या फिर कैसी सोसाइटी की स्थापना करी थी, एस्टैब्लिश किया था? ट्रुथ सीकिंग सोसाइटी। दोनों नाम याद रखिएगा, सत्यशोधक समाज भी और ट्रुथ सीकिंग सोसाइटी भी। ठीक है, क्लियर है? देन नेक्स्ट है
When was सत्यशोधक समाज स्टार्टेड? अब ये स्टार्ट कब हुआ था आपको ये एक चीज बतानी है. सो 1875, 1873, 1874 और 1876. अगेन वापस बहुत करीब के क्वेश्चंस मतलब ऑप्शंस आए हैं आपके पास में, तो आपको बताना है सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी. एंड द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज 1873. ठीक है, 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी. ना हु यूज्ड टू डू शिफ्टिंग एग्रीकल्चर. ठीक है, किसने शिफ्टिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करना स्टार्ट कर दी थी, या कौन लोग शिफ्टिंग एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस किया करते थे, कौन किया करते थे, ये आपको बताना है. ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लासेस, लोअर क्लासेस और एग्रीकल्चर क्लासेस. बताइए कौन करता था शिफ्टिंग एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस? ट्राइबल्स, बैकवर्ड क्लासेस, लोअर क्लासेस, एग्रीकल्चरल क्लासेस. हियर द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज ट्राइबल्स. जो ट्राइबल्स पीपल थे, पीपल ऑफ द फॉरेस्ट थे, फॉरेस्ट में ही रहते थे, वहीं से एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करते थे, प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते थे, और यही वो लोग थे जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर वाली प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया करते थे. ये भी क्लियर है. नेक्स्ट इज which thing is considered as sacred among tribes and is being worshipped. अब आपको ये बताना है कि ट्राइबल्स कैसी चीज को सेक्रेड मानते थे, बहुत ज्यादा पवित्र मानते थे और उसे पूजते भी थे, उसकी वर्शिप भी करते थे. ओके, ऑप्शंस हैं गोत्र, लैंग्वेज, टोटम और कल्चर. बताइए क्या एक चीज है जो बहुत सेक्रेड है ट्राइबल्स के लिए और वो उसे वर्शिप भी करते हैं? हियर द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज टोटम. ठीक है, टोटम यानी क्या होता है, जो इष्ट देव होते हैं या कुल देवी या कुल देवता जो भी होते हैं उन्हें बहुत ज्यादा पूजा जाता है ट्राइबल्स में. ठीक है, तो यहाँ पर मोस्ट सेक्रेड एंड बीइंग वर्शिप्ड क्या हो गए ट्राइबल्स के लिए? सो टोटम. ठीक है. नेक्स्ट इज हाउ मच ऑफ इंडियन पॉपुलेशन बिलोंग्स टू बैकवर्ड क्लासेस. अब कितनी इंडियन पॉपुलेशन बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करती है? ठीक है, यानी कि पिछड़े वर्ग में आती है कितनी पॉपुलेशन इंडिया की? ऑप्शंस हैं 52%, 54%, 50% और 45%. बताइए क्या है करेक्ट आंसर, कितनी पॉपुलेशन बिलोंग करती है बैकवर्ड क्लासेस से? हियर द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज ए, दैट इज 52%. 52% पॉपुलेशन, यानी कि इंडिया की 100% पॉपुलेशन में हाफ पॉपुलेशन से भी ज्यादा, यानी कि 52% पॉपुलेशन जो है वो बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करती है, यानी कि पिछड़े वर्ग से बिलोंग करती है. क्लियर है. नेक्स्ट, विच नेम वॉज गिवन टू अनटचेबल कास्ट बाय महात्मा गांधी. अब आपको बताना है कि महात्मा गांधी ने जो अनटचेबल्स कास्ट थी, ठीक है, उन्हें क्या नाम दिया था? ठीक है, ये आपको बताना है. ऑप्शंस हैं टचेबल्स, अनटचेबल्स, हरिजन और एक्सटीरियर कास्ट. बताइए क्या नाम दिया था महात्मा गांधी ने अनटचेबल कास्ट को? टचेबल्स, अनटचेबल्स, हरिजन और एक्सटीरियर कास्ट. आपको ये आंसर बहुत अच्छे से आता होगा, है ना, आपने पढ़ा हुआ है. सो हियर द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज हरिजन. ठीक है, महात्मा गांधी ने क्या नाम दिया था अनटचेबल्स को? हरिजन. क्लियर है. नेक्स्ट इज When was Untouchability Offence Act passed? अब अनटचेबिलिटी एक ऑफेंस है, इस एक चीज को लेके एक्ट, ठीक है, इस एक चीज को लेके एक्ट या अधिनियम कब आया था ये अब आपको बताना है. 1955, 1956, 1957 और 1958. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? पहले भी हमने इसे सॉल्व किया है. द आंसर इज ए, दैट इज 1955. यहाँ पे सॉल्व नहीं किया हमने इन एमसीक्यूज में, लेकिन ये बाकी चैप्टर्स में भी आया है. जैसे आपके चैप्टर 3 में भी ये क्वेश्चन आया है, तो वहां से भी आपको ये एक चीज पता है एंड आपने बुक में भी पढ़ी है. ठीक है, तो ये जो ईयर है ये आपको अच्छे से याद रखना है. अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट कब पास हुआ? 1955 में. इसे भी आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं, और अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है. ठीक है. देन नेक्स्ट इज व्हेन वाज पूना पैक्ट हेल्ड. अब पूना पैक्ट कब हुई थी ये आपको बताना है. आपने पढ़ा हुआ है चैप्टर में. ऑप्शंस हैं 1935, 1940, 1932 और 1936. बताइए कब हुई थी पूना पैक्ट और किसके बीच में हुई थी? याद आ रहा है थोड़ा कुछ भी? सो ये पैक्ट हुई थी ईयर 1932 में. कब हुई थी? ईयर 1932 में, महात्मा गांधी एंड अंबेडकर जी के बीच में. ठीक है, और ये कास्ट सिस्टम से ही रिलेटेड थी कहीं ना कहीं, इसीलिए हम इसको यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं. क्लियर है. नेक्स्ट, When were lower caste given the name of scheduled caste? अब जो लोअर कास्ट के पीपल थे उन्हें शेड्यूल कास्ट का नाम
कब मिला, ये आपको बताना है। क्वेश्चन ऑप्शंस आर 1934, 1935, 1936 और 1940। बताइए कब मिला था लोअर कास्ट को शेड्यूल कास्ट का स्टेटस, या नाम उन्हें कब मिला शेड्यूल कास्ट? सो इन द ईयर 1935, दैट इज करेक्ट आंसर इज बी। क्यों हुआ था ये आपको याद होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, जब हमारे यहाँ पर कॉलोनियल रूल चल रहा था तो ब्रिटिशर्स ने हमारे कास्ट सिस्टम में ढेर सारे रिफॉर्म्स या चेंज करने के लिए बहुत से स्टेप्स उठाए थे। उसी में से एक उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में हम शेड्यूल लिस्ट प्रिपेयर करेंगे, शेड्यूल लिस्ट बनाएंगे जिसमें हम SC एंड ST के लिए स्पेशल वेलफेयर प्रोटेक्शन स्कीम्स लेके आएंगे, ठीक है। ये काम कौन करेगी? ये गवर्नमेंट करेगी। क्लियर है? तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1935। ओके, ये भी साथ में आप लिखते जाइए कि कौन सी चीज कब हुई थी, ताकि रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको आंसर कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट इज व्हेन वाज सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट पास्ड। अब सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट कब पास हुआ था ये आपको बताना है। ऑप्शंस आर 1975, 1976, 1977 एंड 1978। सिविल राइट्स यानी नागरिक अधिकारों के लिए, ठीक है, नागरिक के अधिकारों के लिए प्रोटेक्शन एक्ट आता है तो वो कब आता है? सोचिए, थोड़ा सा ऐसे दिमाग पर जोर दीजिए कि कब आया होगा, कब नागरिक के अधिकारों की बात हुई होगी, और ईयर्स ये दिए हुए हैं आपको। तो यहाँ से भी आप जो है मतलब थोड़ा सा ऐसे प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि कब ये चीज हुई होगी। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ईयर 1976, दैट इज बी। याद होगा आपको जब 1975 में इमरजेंसी लगाई गई थी तो उस टाइम पे क्या हुआ था, सिविल राइट्स को, नागरिक अधिकारों को बहुत ज्यादा लिमिट किया जा रहा था, इवन अबॉलिश किया जा रहा था, अथॉरिटेरियन रूल चल रहा था। इसके बाद से ही सिविल राइट्स प्रोटेक्शन को लेके बहुत ज्यादा डिमांड्स आने लगी थी एंड अल्टीमेटली 1976 में सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो पास होता है। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल कास्ट इन लोकसभा। अब लोकसभा में जो शेड्यूल कास्ट के पीपल हैं उनके लिए कितनी सीट्स रिजर्व हैं ये आपको बताना है। ऑप्शंस आर 80, 84, 74 और 75। क्या है इसका करेक्ट आंसर? शेड्यूल कास्ट के लिए लोकसभा में कितनी सीट्स रिजर्व करके रखी हुई हैं? आपको पता होगा हमने रिजर्वेशन पढ़ा था, जहां पर क्या होता है लोकसभा राज्यसभा में सीट्स रिजर्व कर दी जाती हैं SC ST कैंडिडेट्स के लिए। तो SC कैटेगरी के जो पीपल होते हैं उनके लिए कितनी सीट्स रिजर्व है ये आपको बताना है। बताइए क्या है करेक्ट आंसर? 80, 84, 74 और 75 है। द आंसर इज बी, दैट इज 84। 84 सीट्स हमने रिजर्व करके रखी है लोकसभा में फॉर द पीपल ऑफ SC कैटेगरी। क्लियर है? नेक्स्ट इज गिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ट्राइब। अब आपको ट्राइब के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या फीचर्स होते हैं ये बताना है। ऑप्शन सुनिए। ओन जियोग्राफिकल एरिया, उनका अपना जियोग्राफिकल एरिया होता है। दे ओन कल्चर, उनका अपना कल्चर होता है। एंशियंट वे ऑफ लिविंग, वो किस तरह का जीवन जीते हैं तो एंशियंट वे होता है, यानी कि बहुत पुराने समय से जिस तरह की लाइफ जीते हैं लोग वो कुछ इसी तरह की लाइफ लीड कर रहे हैं। एंड ऑल ऑफ दीज, बताइए क्या फीचर्स हैं ट्राइब्स के? करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। उनका अपना जियोग्राफिकल एरिया भी होता है, अपना कल्चर भी होता है एंड उनकी लिविंग भी एंशिएंट तरह की ही होती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट इज Which of these is the problem faced by tribal people? अब ट्राइबल पीपल किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस्ड करते हैं ये आपको बताना है। ओके, ऑप्शंस हैं पॉवर्टी, इलिटरेसी, सुपरस्टिशंस और ऑल ऑफ दीज। क्या समस्याएं होती हैं, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं ट्राइबल पीपल्स के साथ में ये आपको बतानी है। ऑप्शंस आपने सुन लिए। पॉवर्टी, बहुत ज्यादा गरीबी होती है। इलिटरेसी, वो लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं। सुपरस्टिशंस, अंधविश्वास, ठीक है, यानी ऐसी प्रैक्टिसेस वो लोग करते हैं विश्वास में, मतलब किसी भी चीज पर अंधविश्वास करना, इस तरह के लोग। ऑल ऑफ दीज, ये सभी चीजें पाई जाती हैं। क्या प्रॉब्लम्स होती हैं ट्राइबल पीपल की? सो आंसर इज डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज
विच ऑफ दीज इज दी सोशल डिसेबिलिटी। अब इनमें से क्या सोशल डिसेबिलिटी है, ठीक है, यानी कि आप समाज में किसी चीज को या किसी प्रैक्टिस को करने में असमर्थ हो, डिसेबल्ड हो। ओके, क्या होगा आंसर? रिस्ट्रिक्शन ऑन टेकिंग वाटर फ्रॉम वेल्स, यानी कि कुएं से पानी लेना, उस पर रोक लगाना। ठीक है, कोई पर्सन है जो कुएं से पानी लेता है तो उसके ऊपर रोक लगा देना, रिस्ट्रिक्शन लगा देना। रिस्ट्रिक्शन ऑन कीपिंग रिलेशंस विथ हायर कास्ट, जो हायर कास्ट के पीपल्स हैं उनके साथ में अगर कोई रिलेशंस बना रहा है तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाना या रिलेशंस ना बनाने देना। रिस्ट्रिक्शन ऑफ गेटिंग एजुकेशन, एजुकेशन ना मिल पाना, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, क्या है करेक्ट आंसर? क्या होती हैं सोशल डिसेबिलिटीज? तो यहां पर सभी ऑप्शन सही हैं एंड द करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, आपको सोशल डिसेबिलिटी का फेस करनी पड़ती है जब आपको सोसाइटी में कॉमन वेल से पानी ना लेने दिया जाए, हायर कास्ट के पीपल्स के साथ में रिलेशनशिप्स मेंटेन ना करनी दी जाए, एजुकेशन में आपका एक्सेस ना हो, सोशल रिसोर्सेज को भी लेके आपका एक्सेस ना हो, तो ऐसी बहुत सारी चीजों की वजह से सोशल डिसेबिलिटीज होती हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट इज मूवमेंट टू अपलिफ्ट लोअर कास्ट एंड वुमेन वाज नोन एज। ठीक है, जहां पर लोअर कास्ट के पीपल्स को एंड वुमेन्स को अपलिफ्ट किया जाता है। ठीक है, जो लोअर कास्ट के पीपल हैं एंड जो वुमेन्स हैं, जब उन्हें अपलिफ्ट करने के लिए, उन्हें भी आगे बढ़ाने के लिए जो मूवमेंट्स होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सोशल मूवमेंट्स, रिलीजियस मूवमेंट्स, रिफॉर्म मूवमेंट्स और इकोनॉमिक मूवमेंट्स। बताइए क्या होती हैं वो मूवमेंट्स, क्या कहा जाता है उन मूवमेंट्स को? सोशल है, रिलीजियस है, रिफॉर्म है, इकोनॉमिक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी, दैट इज रिफॉर्म मूवमेंट। रिफॉर्म क्यों? क्योंकि हम चेंजेस लाना चाह रहे हैं, चेंजेस लाना चाह रहे हैं वुमेन की पोजीशन में, स्टेटस में, लोअर कास्ट पीपल्स की स्टेटस में, पोजीशन में, इसीलिए हम इसे रिफॉर्म मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफॉर्म मूवमेंट्स। नेक्स्ट इज व्हाट शुड बी डन टू अपलिफ्ट द हरिजन्स। अब जो हरिजन्स हैं उन्हें अपलिफ्ट करने के लिए क्या करना चाहिए? कास्ट सिस्टम शुड बी अबॉलिश्ड, लोअर ऑक्यूपेशंस शुड बी स्टॉप्ड, डिसेबिलिटीज शुड बी इरेडिकेटेड और ऑल ऑफ दिस। बताइए, अगर आपको हरिजन्स को अपलिफ्ट करना है, कौन होते हैं हरिजन्स? याद आया? अभी ये क्वेश्चंस हमने सॉल्व किया है इसी से रिलेटेड। तो हरिजन्स को अपलिफ्ट करने के लिए क्या करना चाहिए? क्या कास्ट सिस्टम को खत्म कर देना चाहिए, या फिर जो लोअर ऑक्यूपेशंस है, ठीक है, जो वर्क ऐसे हैं जहां पर मतलब निचले स्तर का काम होता है, उसे बंद कर देना चाहिए? डिसेबिलिटीज शुड बी इरेडिकेटेड, किसी भी तरह की कोई डिसेबिलिटी है, दिव्यांगता है, उसे खत्म कर देना चाहिए, या फिर ऑल ऑफ दिस। बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? अगर आपको हरिजन्स को अपलिफ्ट करना है तो क्या करना होगा? आंसर इज डी, दैट इज ऑल ऑफ दिस। हमको ये सभी काम करने होंगे तभी हम हरिजन्स को अपलिफ्ट कर सकते हैं। हरिजन्स कौन है आपके? द शेड्यूल कास्ट पीपल। शेड्यूल कास्ट, या फिर हम कहें जिन्हें अनटचेबल्स की तरह ट्रीट किया जाता था। कैसे ट्रीट किया जाता था? अनटचेबल्स की तरह। वो कौन है? हरिजन्स। हरिजन्स नाम किसने दिया है? महात्मा गांधी ने। क्लियर है? नेक्स्ट इज विच कमीशन वॉज मेड बाय गवर्नमेंट रिलेटेड टू बैकवर्ड क्लासेस। अब बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड कौन सी कमीशन गवर्नमेंट ने सेटअप करी थी, या बैकवर्ड क्लासेस के लिए कौन सी कमीशन सेटअप करी थी गवर्नमेंट ने? ऑप्शन सुनिए, मंडल कमीशन, मुखर्जी कमीशन, वर्मा कमीशन और नानावती कमीशन। बताइए कौन सी कमीशन सेटअप करी गवर्नमेंट ने बैकवर्ड क्लासेस के लिए? क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर? आंसर इज ए, दैट इज मंडल कमीशन। याद आया? बीपी मंडल कमीशन बनी थी। This was the second backward classes commission. Okay? इसके पहले फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बनी थी, उसके हेड कौन थे? काका कालेलकर। ठीक है, ये फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के हेड थे, ये सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के हेड थे, इसीलिए इसे मंडल कमीशन भी कहा जाता है। इन्होंने बहुत सिग्निफिकेंट जो है सजेशंस या रिकमेंडेशंस दिए थे रिगार्डिंग बैकवर्ड क्लासेस। तो बैकवर्ड क्लासेस के लिए गवर्नमेंट ने कौन सी कमीशन बनाई? मंडल कमीशन। क्लियर है? नेक्स्ट इज
विच ऑफ दीज इज द रिकमेंडेशन ऑफ मंडल कमीशन। अब मंडल कमीशन ने कौन सी रिकमेंडेशंस दी थी बैकवर्ड क्लासेस के अपलिफ्टमेंट के लिए, ये आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शंस रीड करती हूँ। फर्स्ट इज 10% रिजर्वेशन इन जॉब्स फॉर बैकवर्ड क्लासेस। जो भी बैकवर्ड क्लासेस के पीपल्स हैं उनके लिए 10% रिजर्वेशन होना चाहिए जॉब्स में, या फिर 17% रिजर्वेशन होना चाहिए, दैट इज ऑप्शन बी, या फिर 27% रिजर्वेशन होना चाहिए जॉब्स में बैकवर्ड क्लासेस के लिए, या फिर कोई भी रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। बताइए क्या रिकमेंडेशंस दिए थे मंडल कमीशन ने बैकवर्ड क्लासेस को अपलिफ्ट करने के लिए या उनकी पोजीशन या स्टेटस में रिफॉर्म करने के लिए। हियर द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज 27% रिजर्वेशन इन जॉब्स फॉर बैकवर्ड क्लासेस। उन्होंने कहा था कि बैकवर्ड क्लासेस जो पीपल्स हैं उन्हें आप जॉब्स में 27% रिजर्वेशन दीजिए, तभी हम उनकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस में चेंज लेके आ सकते हैं। बैकवर्ड क्लासेस को और भी क्या कहा जाता है बताइए, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं SEBC, दैट इज सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस और सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। क्लियर है? देन फिर क्या है हमारा क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी द बेसिस फॉर बैकवर्डनेस। अब कोई बैकवर्ड है या कोई पिछड़ा है या वो उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, ठीक है, तो इस बैकवर्डनेस के लिए बेस क्या होना चाहिए। आप कैसे कहोगे कि कोई एक पर्सन बैकवर्ड है, ठीक है। 4 ऑप्शंस हैं, सुनिए। रिलीजन के बेसिस पर, आप उसके धर्म के बेसिस पर कहोगे कि वो बैकवर्ड है। इकोनॉमी के बेसिस पर, ठीक है, उसकी इकोनॉमिक पोजीशन क्या है, क्या स्टेटस है, इसके बेसिस पर आप कहोगे। कास्ट बेसिस पर आप कहोगे कि वो बैकवर्ड है, वो किस कास्ट से बिलोंग करता है, या फिर सोशल इंटरकोर्स के थ्रू, वो सोसाइटी के अंदर सभी के साथ में किस तरह से मिक्सअप होता है, कैसे उनके साथ में कोऑर्डिनेट करता है, इसके बेसिस पर आप कहोगे कि वो बैकवर्ड है। क्या है इसका करेक्ट आंसर बताइए। क्या है बेस ऑफ बैकवर्डनेस? रिलीजन, इकोनॉमी, कास्ट और सोशल इंटरकोर्स। क्या होगा करेक्ट आंसर? हियर द आंसर इज बी, दैट इज इकोनॉमी। आपको उसके इकोनॉमी बेसिस पर या इकोनॉमिक बेस के अकॉर्डिंग आप बताओगे, उसकी आर्थिक स्थिति के अनुसार आप बताओगे कि वो कितना ज्यादा बैकवर्ड है। अगर वो लोअर कास्ट से बिलोंग करता है इसलिए बैकवर्ड है, ये सही नहीं है, या वो अपर कास्ट से बिलोंग करता है इसलिए बैकवर्ड है, ये सही नहीं है। अगर वो सोसाइटी में किसी के साथ में किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है इसके बेसिस पर भी आप नहीं बताओगे। वो किस रिलीजन से बिलोंग करता है, अगर वो माइनॉरिटी रिलीजन से है तो बैकवर्ड है, ये भी नहीं कहा जा सकता। कैसे कहा जा सकता है? अगर वो पुअर है, उसके पास में रिसोर्सेज को लेके एक्सेस नहीं है, एजुकेशन नहीं है उसके पास में, तो ये उसके पास में वर्क नहीं है, वेल्थ नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके पास में, इस बेसिस पर हम कहेंगे कि हाँ वो पर्सन बैकवर्ड रह गया है या फिर उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाया। तो बैकवर्डनेस का बेस क्या होगा? इकोनॉमिक। क्लियर है ये भी क्वेश्चन? देन विच क्लास इज बैकवर्ड अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बैकवर्ड क्लास है कौन सी बताइए। दोज हु डोंट हैव मनी, वो जिसके पास में पैसा नहीं है। दोज हु आर बैकवर्ड सोशली एंड एजुकेशनली, वो जो सामाजिक रूप से और शिक्षा के रूप से भी, एजुकेशनली भी बैकवर्ड हैं, पिछड़े रह गए हैं। रिलीजियस माइनॉरिटी क्लासेस, जो कि माइनॉरिटी में आते हैं। अनटचेबल्स ग्रुप, जिनके साथ में छुआछूत जैसी प्रैक्टिसेस हुई हैं। इनमें से कौन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बैकवर्ड है बताइए। वो जिसके पास में पैसे नहीं है, क्या वो होंगे बैकवर्ड? वो जो सामाजिक रूप से भी और शिक्षा के रूप से भी बैकवर्ड हैं, सोशली एजुकेशनली हैं, जो रिलीजियस माइनॉरिटी में आते हैं, या फिर जो अनटचेबल्स हैं। बताइए क्या है इसका करेक्ट आंसर। अभी हमने इस क्वेश्चन को डील किया तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी, दैट इज दोज हु आर बैकवर्ड सोशली एंड एजुकेशनली, जो सामाजिक रूप से भी और शिक्षा के रूप से भी बैकवर्ड रह गए हैं, पिछड़े रह गए हैं। जिसके पास में मनी नहीं है वो इकोनॉमिक क्राइटेरिया आ जाएगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपको SEBC पूरा दिया गया, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बैकवर्ड कौन है? द SEBC। ओके, देन which disability was abolished by the Untouchability Offence Act।
not to take water from wells, not to enter temples, no permission of social intercourse or all of these। क्वेश्चन ये कहता है कि जो अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट था, कब आया था ये एक्ट? 1955 में, ठीक है, याद है, हमने इसको सॉल्व किया है। ये एक्ट जो है ये किस तरह की डिसेबिलिटी को अबॉलिश करता है या खत्म करता है? नॉट टू टेक वाटर फ्रॉम वेल्स, आप जो है कुएं से पानी नहीं ले सकते हो, इस तरह की डिसेबिलिटी को। नॉट टू एंटर टेम्पल्स, आप टेम्पल्स में एंटर नहीं कर सकते हो। नो परमिशन ऑफ सोशल इंटरकोर्स, आप सोसाइटी में सबके साथ में इंटरेक्ट नहीं कर सकते हो, या फिर ऑल ऑफ दीज। ऑब्वियसली आंसर क्या होगा इसका? डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। सभी तरह की, इस तरह की सभी डिसेबिलिटीज को खत्म करता है अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट ऑफ 1955, ठीक है। देन what impact was exerted on status of women due to reform movements? अब वुमेन्स के लिए रिफॉर्म मूवमेंट्स होती हैं, हमने अभी डिस्कस करा, तो इससे वुमेन्स की स्टेटस में या पोजीशन में किस तरह के चेंज आते हैं या क्या इम्पैक्ट होता है, ठीक है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस हैं, विडो रीमैरिजेस वर स्टार्टेड, ठीक है, जो विधवा हो जाती थी उनकी दोबारा से शादी करना शुरू कर दिया था। सेकेंडली, चाइल्ड मैरिजेस वर रिड्यूस्ड, बाल विवाह को कम कर दिया था। सती प्रथा वॉज एलिमिनेटेड, जो सती प्रथा पहले के समय में चलती थी, या जौहर, इस तरह की प्रथाओं को, इस तरह की प्रैक्टिसेस को खत्म कर दिया गया था। ऑल ऑफ दिस, ये सभी चेंजेस हुए थे या ये सभी इम्पैक्ट हुए थे ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन बिकॉज ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट्स। क्या है करेक्ट आंसर, बता दीजिए फटाफट। वैसे तो आप सभी को पता ही होगा, आंसर इज डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। ये सभी तरह का इम्पैक्ट होते हैं स्टेटस ऑफ वुमेन पे जब वुमेन्स के लिए रिफॉर्म मूवमेंट्स स्टार्ट होते हैं उसके बाद में। देन व्हाट इज द रीजन ऑफ इम्प्रूवमेंट इन स्टेटस ऑफ वुमेन? अब स्टेटस ऑफ वुमेन इम्प्रूव हुआ है, उसके पीछे क्या कारण थे, क्या रीजंस रहे? सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स, एजुकेशन, मॉडर्न आइडियाज और ऑल ऑफ दीज। बताइए किसकी वजह से स्टेटस ऑफ वुमेन इंप्रूव होता है, ये क्या रीजंस थे इंप्रूवमेंट के? सो आंसर इज डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। एजुकेशन, मॉडर्न आइडियाज, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स और ऑल ऑफ दीज, ये सभी में से डी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि ये सभी रीजंस थे जिसकी वजह से स्टेटस ऑफ वुमेन इंप्रूव होना स्टार्ट होता है, ठीक है। जैसे जैसे लोग एजुकेटेड होते जाते हैं, जैसे जैसे मॉडर्न आइडियाज प्रिवेल करना शुरू करते हैं, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स होती है, वैसे वैसे स्टेटस ऑफ वुमेन जो है क्या होता जाता है? इम्प्रूव। क्लियर है? नेक्स्ट इज व्हाट इज द रीजन ऑफ लोअर स्टेटस ऑफ हिंदू वुमेन? हिंदू वुमेन का जो है स्टेटस लोअर हो चुका है। व्हाट इज द रीजन ऑफ लोअर स्टेटस ऑफ हिंदू वुमेन? जो हिंदू वुमेन्स है उनका स्टेटस बहुत लो है, ठीक है, या फिर सोशल स्टेटस उनका जो है वो बहुत लो है, उसके पीछे क्या रीजन है? जॉइंट फैमिली सिस्टम है, पैट्रियार्कल फैमिलीज हैं, चाइल्ड मैरिजेस हो जाती हैं, या फिर ऑल ऑफ दीज। क्या रीजन है कि वुमेन का स्टेटस बहुत ही ज्यादा लो है? क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम प्रिवेल करता है, या फिर पैट्रियार्कल फैमिलीज हैं, मेल डोमिनेटेड फैमिलीज हैं, बाल विवाह हो जाया करता था, एंड ऑल ऑफ दीज। अगेन द करेक्ट ऑप्शन इज डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। इन सभी रीजंस की वजह से जो हिंदू वुमेन थी उनका स्टेटस बहुत ही लो रह जाता है। क्या रह जाता है? लो रह जाता है। देन व्हाट इज द रीजन ऑफ चेंज इन द स्टेटस ऑफ इंडियन वुमेन? फिर चेंज कैसे हुआ वुमेन के स्टेटस में, चेंज कैसे हुआ? अब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शंस आर इंक्रीजिंग लिटरेसी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मेकिंग ऑफ लॉज और ऑल ऑफ दीज। अब बताइए क्या रीजन था कि स्टेटस ऑफ वुमेन चेंज हो गया? इंक्रीजिंग लिटरेसी, लोग बहुत ज्यादा पढ़ लिख रहे थे उस वजह से भी। इंडस्ट्रियलाइजेशन तेजी से हो रहा था इसलिए। बहुत सारे लॉ बन रहे थे, बहुत सारे कानून बनते जा रहे थे इसलिए भी, या फिर ऑल ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर हियर इज ए, दैट इज इंक्रीजिंग लिटरेसी। जैसे जैसे लिटरेसी बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे लोगों के अंदर जागरूकता आ रही थी और वैसे वैसे वो चीज़ों को समझ रहे थे। तो यहाँ से जो है रिफॉर्म मूवमेंट्स स्टार्ट होती हैं, स्टेटस ऑफ वुमेन चेंज होना शुरू होता है, साथ ही साथ फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होती जाती है, लॉज वगैरह भी बनते जाते हैं। तो इसका आंसर डी भी हो सकता है और ए भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपसे पर्टिकुलर पूछा जाए तो आंसर ए इज करेक्ट, क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्टेटस ऑफ वुमेन, इंडियन वुमेन का चेंज हुआ, उसके पीछे रीजन क्या था? तो सबसे पहले रीजन था लिटरेसी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द लिटरेसी रेट अमंग वुमेन इन इंडिया? अब इंडिया में जो वुमेन्स हैं उनका लिटरेसी रेट कितना है, वो कितनी ज्यादा पढ़ी लिखी हैं? 65%, 55%, 56% और 58%।
बताइए कितनी ज़्यादा लिटरेसी रेट है इंडिया में? सो आंसर इज ए, दैट इज 65%। क्लियर है? ये भी क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट है आदिवासी लिटरली मीन्स। अब आदिवासियों का मतलब क्या होता है? आपने ट्राइबल्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है? तो आदिवासियों का मतलब क्या है? फॉरेस्ट इनहेबिटेंट्स, एंशियंट इनहेबिटेंट्स, इनवॉलेंटरी इनहेबिटेंट्स और ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स। कौन होते हैं आदिवासी? जो फॉरेस्ट में रहते हैं, जो बहुत पुराने हैं, एंशियंट हैं, जो इनवॉलेंटरी इनहेबिटेंट्स हैं, बिना अपनी मर्जी के साथ में रह रहे हैं, ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं, ये असली इनहेबिटेंट्स हैं या वासी हैं इस सब कॉन्टिनेंट के। क्या होता है आदिवासी का लिटरल मीनिंग्स? द करेक्ट आंसर इज यस, डी, दैट इज ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स। इसीलिए आदिवासियों, जैसे हम हिंदी में लिखते हैं ना आदि और वासी, आदि मतलब पहले, तो बहुत पहले से रह रहे हैं और यहाँ पर बहुत टाइम से रह रहे हैं, ठीक है? मतलब बहुत पहले से बहुत टाइम से रह रहे हैं, तो ये कौन हो गए? ये हो गए आपके ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स। कौन है? ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स। देन सुल्ताना's ड्रीम इज अ बुक रिटन बाय। अब बताइए ये जो सुल्ताना ड्रीम बुक है इसे किसने लिखा था? आपको ये बताना है। ओके, सर सैयद अहमद खान, ताराबाई शिंदे, बेगम रुकैया शेखावत हुसैन और बिशप जोसेफ बटलर। बताइए किसने लिखा है सुल्ताना ड्रीम बुक को? हमने ये सारा कुछ पढ़ा हुआ है ना, आंसर सब आप लोगों को देना है। मैं तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ, ऑप्शंस भी बता रही हूँ, आंसर आपको देना है। क्या है सुल्ताना ड्रीम बुक के राइटर या ऑथर कौन है, कौन थी, या कौन जो भी है, मेल है फीमेल है, कौन है, बताना है आपको। So here the answer is C, that is बेगम रुकैया शेखावत हुसैन। इन्होंने सुल्ताना ड्रीम लिखी थी, ठीक है? इन्होंने एक मतलब ऐसे स्टोरी लिखी थी, एक ऐसी दुनिया की कल्पना की थी जहां पर जो मेल थे वो सारा हाउस होल्ड वर्क करते थे, खाना बनाते थे, बच्चों को संभालते थे, कपड़े धोते थे, और जो वुमेन्स थी वो जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, ऐसी ऐसी टेक्निक्स बना रही हैं कि हवा में कार उड़ रही है और प्लेन उड़ रहे हैं, और ऐसी ढेर सारी टेक्निक्स मतलब बनाई थी। तो ऐसा उन्होंने एक ड्रीम देखा और उस के अकॉर्डिंग उन्होंने जो है ये बुक लिखी थी। तो कौन हुई इसकी राइटर? बेगम रुकैया शेखावत हुसैन। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट डिसेबिलिटीज। अब डिसेबिलिटीज से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है ये आपको बताना है, ठीक है? कौन सा स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ये आपको बताना है। ऑप्शन सुनिए। पीपल्स आर ऑलवेज बॉर्न विथ डिसेबिलिटीज। जो पीपल होते हैं वो डिसेबिलिटीज के साथ में ही जन्म लेते हैं। सेकेंडली, द डिसेबल्ड आर रेंडर्ड डिसेबल्ड बिकॉज द सोसाइटी रेंडर्स देम सो। डिसेबल्स जो हैं वो डिसेबल्ड इसलिए हैं क्योंकि उन्हें समाज डिसेबल्ड बनाए रखता है। देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन डिसेबिलिटी एंड पावर्टी। डिसेबिलिटी यानी दिव्यांगता और पावर्टी यानी गरीबी, इन दोनों के बीच में एक बहुत ही गहरा रिश्ता होता है। Public perception of disability is based on cultural conception of bodily impairment. जो पब्लिक का परसेप्शन है डिसेबिलिटी को लेके वो बहुत ज़्यादा बेस्ड होता है बॉडीली परफेक्शन को लेके, कि आपकी बॉडी कितनी ज़्यादा परफेक्ट है, आपके हैंड्स कैसे हैं, आपके लेग्स कैसे हैं, आपका माउथ कैसा है, आपकी फेस कैसी कैसी आईज हैं, ये सारी चीज़ों को लेके। सो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट क्या नहीं है डिसेबिलिटीज़ को लेके ये आपको बताना है। मैंने आपको 4 ऑप्शंस एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो एक कि आप का बर्थ ही डिसेबिलिटीज के साथ में होता है, या फिर सोसाइटी आपको डिसेबल्ड बनाई हुई है, या फिर डिसेबिलिटी और पॉवर्टी के बीच में कोरिलेशन है, या फिर जो डिसेबिलिटी को लेके पब्लिक परसेप्शन है वो बॉडीली परफेक्शन की तरफ ज्यादा ध्यान देता है। क्या है करेक्ट आंसर यहाँ पे? आंसर इज ए, दैट इज पीपल आर ऑलवेज बॉर्न विथ डिसेबिलिटीज। ये क्वेश्चन यहाँ, ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है। क्या पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो यहाँ पर ए स्टेटमेंट सही नहीं है, बिकॉज पीपल आर नॉट ऑलवेज बॉर्न विथ डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटीज आगे चल के हो भी सकती हैं, जैसे पावर्टी और डिसेबिलिटी के बीच में कोरिलेशन है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज नॉट सिंपली अ फंक्शन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन सिर्फ क्योंकि इंडिविजुअल्स में डिफरेंसेस होते हैं इसीलिए नहीं है।
It is closely linked to family and to the inheritance of social resources from one generation to next. Social stratification family से linked up होती है और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होती है. Social stratification is not likely to persist over generation unless it is widely viewed as being either fair or inevitable. Social stratification एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक नहीं जाती अगर यहाँ पर फेयरनेस या इनएविटेबल मतलब यहाँ पर अगर बिलीफ्स नहीं होते, क्योंकि मान्यताएं हैं इसलिए सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास ऑन हो रही है. ठीक है, देन ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. सबसे अच्छा ऑप्शन यही होता है कि सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, क्योंकि यहां पर भी सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं एंड आंसर इज डी. सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में क्या सही है ये पूछा गया था और ये सभी स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट हैं. ओके, नेक्स्ट इज स्टीरियोटाइप्स फिक्स होल ग्रुप्स इनटू सिंगल. स्टीरियोटाइप्स फिक्स होल ग्रुप्स इनटू सिंगल dash categories. They refuse to recognize the dash across individuals and across context or across time. ठीक है, क्या बताना है? स्टीरियोटाइप्स के बारे में पूछा है कि स्टीरियोटाइप्स एक पूरे ग्रुप को एक सिंगल और डैश जो भी यहां पर आएगा वो आपको पता है कैटेगरी में बना देते हैं. एक बहुत बड़े ग्रुप को एक सिंगल आइडेंटिटी प्रोवाइड कर देते हैं. They refuse to recognize the dash across individuals. इंडिविजुअल्स के बीच में क्या एक चीज होती है जिससे वो रिकॉग्नाइज करना भूल जाते हैं, ये भी आपको बताना है. एंड अक्रॉस कंटेक्स्ट और अक्रॉस टाइम, यानी समय के अकॉर्डिंग, कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग बहुत सारे क्या चीजें होती हैं वो रिकॉग्नाइज करना भी भूल जाते हैं इंडिविजुअल्स के बीच में, वो आपको बताना है. यहाँ पर जो दो फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो आपको फिल करने हैं. ऑप्शंस हैं होमोजीनस और वेरिएशन, यानी यहाँ पर होमोजीनस आए, यहाँ पर वेरिएशन. हेट्रोजीनस सिमिलैरिटीज, heterogeneous categories और similarities across individuals. broad और similarities, diverse और similarities. बताइए क्या है करेक्ट आंसर? यहाँ पर क्या आएगा आपके इन ब्लैंक्स में, आपको फिल करना है इन ब्लैंक्स को. सो स्टीरियोटाइप्स फिक्स होल ग्रुप्स इनटू सिंगल होमोजीनस categories. They refuse to recognize the variation across individuals and across context or across time. So correct answer is A. क्या एक चीज यहां पर बोली जा रही है कि स्टीरियोटाइप्स जो होते हैं वो किसी एक ग्रुप को एक सिंगल आइडेंटिटी होमोजीनस कैटेगरी में बस बांध देते हैं. वो ये भूल जाते हैं कि इंडिविजुअल्स के बीच में भी वेरिएशंस होती हैं, इंडिविजुअल्स के बीच में भी वेरिएशंस होती हैं. वो टाइम के अकॉर्डिंग, कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग, इंडिविजुअल्स के अकॉर्डिंग डिफर करती है. ओके, क्लियर है ये भी. देन नेक्स्ट इज the ways in which individuals may become cut off from full involvement in the wider society is known as. अब वो क्या चीज है जहां पर इंडिविजुअल्स इतनी बड़ी सोसाइटी से बिल्कुल कट ऑफ हो जाते हैं या अलग हो जाते हैं और उस सोसाइटी के साथ में मिक्सअप नहीं हो पाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? सोशल इनइक्वालिटी, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सोशल एक्सक्लूजन और सोशल स्ट्रैटिफिकेशन. बताइए क्या एक चीज है जहां से इंडिविजुअल्स बिल्कुल कट ऑफ हो जाते हैं सोसाइटी से? हेयर द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज सोशल एक्सक्लूजन, जिसे हम सामाजिक बहिष्कार भी कहते हैं, जिसकी वजह से जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो बिल्कुल सोसाइटी से कट ऑफ हो जाते हैं. ठीक है, बिल्कुल सोसाइटी को छोड़ के अलग ही हो जाते हैं. सोसाइटी उनके लिए अलग एंटिटी है और वो एक अलग एंटिटी है. ठीक है, इसे क्या कहते हैं? सोशल एक्सक्लूजन और सामाजिक बहिष्कार. क्लियर है ये भी पॉइंट? Then which of the following statement is true about untouchability? अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है अनटचेबिलिटी को लेके. ओके, The 3 dimensions of untouchability are exclusion, humiliation and subordination and exploitation. Untouchability के 3 dimensions होते हैं, humiliation, exclusion, exploitation. Untouchability may also involve forced inclusion in a subordinated रोल. अनटचेबिलिटी आपको किसी एक सबऑर्डिनेटेड रोल में, ठीक है, किसी एक सबऑर्डिनेटेड रोल में इंक्लूड भी कर सकती है. ठीक है, ये सेकेंड ऑप्शन है. थर्ड है अनटचेबिलिटी इज फाउंड ओनली इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ इंडिया, यानी अनटचेबिलिटी इंडिया के कुछ ही पार्ट्स में पाई जाती है. देन बोथ द स्टेटमेंट्स ए एंड बी आर करेक्ट. ए और बी स्टेटमेंट सही है. क्या है इसका करेक्ट आंसर? यहाँ पे अनटचेबिलिटी के बारे में क्या पॉइंट सही कहा गया है? हेयर द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज स्टेटमेंट्स ए एंड बी आर करेक्ट. अनटचेबिलिटी के 3 डायमेंशंस होते हैं. एक होता है एक्सक्लूजन, यानी कि बहिष्कार करना.
ह्यूमिलिटेशन एंड सबऑर्डिनेशन, किसी को बेइज्जत करना, एक्सप्लॉइटेशन, किसी के साथ में दुर्व्यवहार करना, ओके, ये तीनों ही होते हैं। अनटचेबिलिटी में फोर्स्ड इंक्लूजन भी होता है सबऑर्डिनेटेड रोल्स में, जैसे कि किसी की शादी में ड्रम बजाने के लिए अनटचेबल्स को बुला लिया जाता है एंड देन उनको बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिटेट किया जाता है, ठीक है। तो ये होता है फोर्स्ड इंक्लूजन साथ ही साथ। तो इसीलिए दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं एंड थर्ड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, क्योंकि अनटचेबिलिटी कुछ ही पार्ट्स में नहीं बल्कि पूरे इंडिया में पाई जाती है। ये भी क्लियर है, समझ में आ रहे हैं क्वेश्चंस? देन द डैश कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 फॉर्म्स ऑफ कैपिटल। अब आप किसे 3 तरह के कैपिटल में डिवाइड कर सकते हो। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब अभी एक छोटा सा बच्चा भी इसे देख रहा होगा ना, तो वो भी आंसर कर देगा कि आप 3 फॉर्म्स ऑफ कैपिटल में किसे डिवाइड कर सकते हो। एक होता है इकोनॉमिक कैपिटल, एक होता है कल्चरल कैपिटल, एक है आपका सोशल कैपिटल। इकोनॉमिक कैपिटल में एसेट्स आ गए, कैपिटल इनकम आ गई। कल्चरल कैपिटल में एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, स्टेटस आ गया। सोशल कैपिटल में नेटवर्क्स ऑफ कॉन्टेक्ट एंड सोशल एसोसिएशन आ गई, ठीक है। तो आप किस एक चीज को 3 फॉर्म्स ऑफ कैपिटल में डिवाइड कर सकते हो। ऑप्शंस आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज, सोशल रिसोर्सेज, मटेरियल वेल्थ और पॉलिटिकल रिसोर्सेज। अब ये आंसर आप ही को देना है, जब इतना इजी सा क्वेश्चन है तो आंसर भी आप ही देंगे। क्या है इसका करेक्ट आंसर? किससे आप 3 फॉर्म्स ऑफ कैपिटल में डिवाइड कर सकते हैं? ऑब्वियसली बी, दैट इज सोशल रिसोर्सेज। सोशल रिसोर्सेज को आप 3 फॉर्म्स ऑफ कैपिटल में डिवाइड कर सकते हैं, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड सोशल। क्लियर है? ऐसे ही क्वेश्चंस हमने अभी भी सॉल्व किए थे, इसीलिए ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। देन आते हैं आपके असर्शन एंड रीजन बेस्ड एमसीक्यूज। क्या है यहाँ पर? अब असर्शन और रीजन बेस्ड एमसीक्यूज, एक असर्शन होगा यानी कि एक आपको जो है स्टेटमेंट दिया होगा, उसका देन आपको रीजन दिया होगा। आपको बताना है असर्शन सही है या नहीं, रीजन सही है या नहीं, रीजन असर्शन को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं। कुछ इस तरह से क्वेश्चंस होने वाले हैं जहां पर एक स्टेटमेंट है और एक रीजन है। ये 4 ऑप्शंस आपको हर एक क्वेश्चन में मिलेंगे। ऑप्शंस कहते हैं कि दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं और आर यानी रीजन बहुत अच्छे से असर्शन को एक्सप्लेन करता है। सेकंड ऑप्शन कहता है कि दोनों सही हैं लेकिन रीजन असर्शन को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करता है। देन असर्शन सही है बट रीजन गलत है, एंड असर्शन गलत है पर रीजन सही है। ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। ऐसे ही 4 ऑप्शन सभी में होने वाले हैं। ये आपके असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस अब हैं, ठीक है। अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे। सो असर्शन सेज जेंडर इनइक्वालिटी इज नेचुरल, यानी कि जेंडर बेस्ड जो इनइक्वालिटीज होती हैं वो नेचुरल हैं। रीजन इज there are no biological reasons that can explain why so few women are found in positions of public power। रीजन कहता है कि ऐसा कोई बायोलॉजिकल रीजन नहीं है जिसकी वजह से हम ऐसा कह सकते हैं कि बहुत सी पब्लिक पावर वाली पोजीशंस में वुमेन का कोई रोल नहीं है, ठीक है। यानी कि बहुत सी ऐसी पावर होल्डिंग पोजीशंस पर वुमेन नहीं है, इसके पीछे कोई बायोलॉजिकल रीजन नहीं है। ऑप्शंस हैं बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of A. Both are true but R is not correct explanation of A. A is true, R is false, A is false and R is true. क्या है इसका करेक्ट आंसर? क्या जेंडर इनइक्वालिटीज नेचुरल होती हैं या फिर एंड रीजन इज देयर आर नो बायोलॉजिकल रीजंस? क्या होगा करेक्ट आंसर? आंसर इज D, that is A is false and R is true. A गलत है क्योंकि जेंडर इनइक्वालिटीज नेचुरल नहीं बल्कि सोशल होती हैं। याद होगा आपको, हमने पढ़ा था एक बायोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं दैट इज कॉल्ड सेक्स। सेक्स क्या है? बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स। वहीं जेंडर क्या है? जेंडर जो सोसाइटी ने क्रिएट किया है कि मेल्स और फीमेल्स के बीच में ये डिस्टिंक्शंस होंगे, दैट इज जेंडर इनइक्वालिटीज। और जेंडर इनइक्वालिटीज क्योंकि सोसाइटी ने बनाई है तो वो नेचुरल नहीं हो सकती। ये हो गया आपका गलत असर्शन। और रीजन इसलिए सही है क्योंकि कोई भी ऐसा रीजन नहीं है बायोलॉजिकली जो ये कहता हो कि वुमेन्स को इस पोजीशन पर नहीं रहना चाहिए या पावर होल्ड नहीं करना चाहिए या डोमिनेशन में नहीं आना चाहिए। तो रीजन इज करेक्ट बट असर्शन इज false. Clear है? Then assertion says in modern times and particularly since the 19th century the link between caste and occupation has become less rigid. Modern times में हम आ चुके हैं तो caste और ऑक्यूपेशन इन दोनों के बीच में जो लिंक था वो थोड़ा सा लेस रिजिड हो चुका है, यानी कि फ्लेक्सिबल हो चुका है। लेस रिजिड है मतलब क्या है? फ्लेक्सिबल है।
and reason is the class caste correlation is still remarkably stable at the macro level. आज भी मैक्रो लेवल पे जो कास्ट और क्लास के बीच का एक कोरिलेशन है वो आज भी बना हुआ है, आज भी हमें देखने को मिलता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ये 4 ऑप्शंस हैं, आपके अकॉर्डिंग बताइए क्या असर्शन सही है, क्या रीजन सही है, क्या असर्शन गलत है रीजन सही है, या रीजन गलत है असर्शन सही है, और क्या अगर दोनों सही हैं तो रीजन अच्छे से एक्सप्लेन करता है असर्शन को या नहीं। हियर द करेक्ट आंसर इज B, that is both are true but R is not the correct explanation of A। यहाँ पर दोनों ही सेंटेंसेस सही हैं कि मॉडर्न टाइम्स के साथ में कास्ट और ऑक्यूपेशन के बीच का जो डिफरेंस है या इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही लेस रिजिड हो चुका है। आज के समय में आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, आप कोई भी वर्क कर सकते हो आज के टाइम्स में। साथ ही जो क्लास और कास्ट का कोरिलेशन है वो मैक्रो लेवल पे तो हमें आज भी देखने को मिलता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन रीजन जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। जो रीजन है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता है, क्योंकि दोनों ही डिफरेंट है। एक तरफ हम कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज कहीं ना कहीं थोड़ी सी रिड्यूस हो रही है ये बात कर रहे हैं, और यहाँ पर हम कह रहे हैं लेकिन आज भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो स्टेटमेंट दोनों ही सही हैं, लेकिन रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज जेंडर आइडेंटिटीज कैन बी चूजन विलिंगली। आप कौन से जेंडर के हो, आपका जेंडर क्या है, ऐसी आइडेंटिटीज, जेंडर रिलेटेड आइडेंटिटीज को आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हो। असर्शन रीजन इज by using surgical procedures male body can be converted into female body और female body into male body। सर्जिकल प्रोसीजर्स के थ्रू एक मेल फीमेल बन सकता है और एक फीमेल जो है वो मेल बन सकती है। ठीक है, तो ये है आपका रीजन। अब यहाँ पर क्या एक चीज सही है, क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं और रीजन बहुत अच्छे से असर्शन को एक्सप्लेन करता है, क्या दोनों ही गलत हैं और रीजन लेकिन अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता असर्शन को। असर्शन सही है, रीजन गलत है, असर्शन गलत है या रीजन सही है, बताइए क्या होने वाला है इसका करेक्ट आंसर। क्या जेंडर आइडेंटिटीज को आप विलिंगली चूज कर सकते हो, क्या सर्जिकल प्रोसीजर्स के थ्रू मेल को फीमेल और फीमेल को मेल बनाया जा सकता है। हियर आंसर इज A, that is both are true and R is the correct explanation of A। जेंडर आइडेंटिटीज को हम चूज कर सकते हैं क्योंकि सर्जरीज के थ्रू मेल को फीमेल एंड फीमेल को मेल बनाया जा सकता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है एंड R is the correct explanation of A। क्लियर है? देन सोशल एक्सक्लूजन इज वॉलेंटरी। सामाजिक बहिष्कार मर्जी से होता है। ठीक है, रीजन इज एक्सक्लूजन इज प्रैक्टिस्ड रिगार्डलेस ऑफ द विशेस ऑफ दोज हु आर एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूजन या बहिष्कार ऐसे प्रैक्टिस होता है कि जिनका बहिष्कार किया जा रहा है वो उनकी मर्जी के खिलाफ हो रहा है। ठीक है, यानी कि जिनको बहिष्कार कर रहे हैं वो होना नहीं चाहते हैं लेकिन स्टिल उनको एक्सक्लूड किया जा रहा है। सो एक्सक्लूजन इज प्रैक्टिस रिगार्डलेस ऑफ द विशेस ऑफ दोज हु आर एक्सक्लूडेड। अब वही सेम ऑप्शंस हैं, आपको बताना है क्या एक चीज इसमें सही है। सो बताइए फटाफट, सोशल एक्सक्लूजन क्या होता है, क्या वॉलंटरी है, इनवॉलंटरी है, क्या एक्सक्लूजन एक्सक्लूडेड की विशेस के अगेंस्ट में होता है या उसकी विशेस के साथ में ही होता है। हियर करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। अब यहाँ पर ए गलत क्यों है? क्योंकि सोशल एक्सक्लूजन वॉलंटरी नहीं होता बट इट इज इनवॉलंटरी। जिसके साथ में सामाजिक बहिष्कार हो रहा है वो उसकी मर्जी के खिलाफ हो रहा है, उसकी इच्छा से नहीं हो रहा है। जैसे हमने इसमें एक एग्जाम्पल पढ़ा था, आपको शायद याद होगा कि एक रिच पर्सन है, अगर वो चाहता है कि मैं रात में पार्क की बेंच पे सोऊं तो कोई उसको मना थोड़ी ना करेगा, लेकिन वो वैसा नहीं करना चाहता। ठीक है, क्यों नहीं करना चाहता? उसकी ऑलरेडी एक लेविश लाइफस्टाइल है। अब जैसे टेम्पल्स में किसी को एंट्री नहीं दी जा रही तो ऐसा थोड़ी ना है कि वो टेम्पल्स में नहीं जाना चाहते, वो तो जाना चाहते हैं लेकिन उनके विशेस के अगेंस्ट में उनके साथ में सोशल एक्सक्लूजन जैसी प्रैक्टिसेस हो रही हैं। तो इसलिए सोशल एक्सक्लूजन क्या है? इनवॉलंटरी। एंड दिस इज करेक्ट कि एक्सक्लूजन जो एक्सक्लूड हो रहे हैं उनकी विशेस के अगेंस्ट में जाके होता है। ओके, नेक्स्ट आपके आते हैं केस बेस्ड एमसीक्यूज। अब इस चैप्टर से आपके क्या केस बेस्ड एमसीक्यूज हो सकते हैं? यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा पैराग्राफ को आपको रीड करना है, देन उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होने वाले हैं आगे। आपको इस पैराग्राफ के ही जैसे मतलब इसी पैराग्राफ में से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे एंड आपको उन्हें आंसर करना है। क्लियर है? क्या है पैराग्राफ आपका कहता है, इसे हम रीड करेंगे, देन हम इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उन्हें सॉल्व करेंगे।
So the paragraph reads, the Kalingnagar incident, like many horrors before it and after, briefly made the headline and then disappeared from the public view. यहाँ पर आपको कलिंगनगर इंसिडेंट के बारे में बताया गया है। याद होगा शायद आपको कि किस तरह से उड़ीसा में जाजपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो कलिंगनगर एरिया था या रीजन था वो आदिवासीज का एरिया था, किस तरह से उन्हें हटा के उनके फॉरेस्ट पर फिर इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप की गई। याद आया थोड़ा सा इंसिडेंट, आपकी बुक से ही पैराग्राफ्स लिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कलिंगनगर इंसिडेंट के बारे में बताया गया है, द लाइव्स एंड death of poor Adivasis slid back into obscurity, yet their struggle still continues, and by revisiting it, we not only remind ourselves of the need to address ongoing injustice, but also appreciate how tiny conflicts encapsulates many of the key issues in the sphere of environment and development in India today. क्या एक चीज कही जा रही है, जैसे हमने देखा था किस तरह से आदिवासी से उनका लैंड ले लिया गया था, देन और पूरा जो है स्ट्रगल होता है जिसमें बहुत से आदिवासी की डेथ हो जाती है, उनके साथ में किस तरह से एट्रोसिटीज की जाती हैं और पूरा आदिवासी का जीवन जो है वो ऑब्सक्यूरिटी अंधकार में चला जाता है। तो ये सारी चीजें देखकर सिर्फ ट्राइबल स्ट्रगल ही इंपॉर्टेंट नहीं है, पर किस तरह से उनके साथ में इनजस्टिस होते हैं, कैसे डेवलपमेंट के नाम पर एनवायरमेंट को हार्म किया जाता है, किस तरह से छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स एक बहुत बड़ा इशू बन जाते हैं, ठीक है। देन like many Adivasi dominated parts of the country, Kalingnagar in Jajpur district of central Orissa is a paradox. Its wealth of natural resources contrasts sharply with the poverty of its inhabitants, mainly small farmers and laborers. क्या एक चीज यहाँ पर बताई जा रही है आपको कि किस तरह से ओडिशा में जो भी चीज हुई ट्राइबल्स के साथ में, वो सिर्फ एक ही इंसिडेंट नहीं है, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जो एक बार बहुत तेजी से ऊपर उठते हैं और उतनी ही तेजी से नीचे भी आ जाते हैं। यानी कि एक बार में तो वो बहुत ग्रेव इशू होते हैं, लेकिन दूसरी ही पल में कोई भी उनकी तरफ ध्यान नहीं देता है और अल्टीमेटली ऐसे रीजन्स जो नेचुरल रिसोर्सेज में तो बहुत ज़्यादा वेल्दी हैं, बहुत ज़्यादा रिच हैं, लेकिन जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं वो बहुत ज़्यादा पुअर हैं। स्पेशली कौन, जो स्मॉल फार्मर्स हैं, जो लेबरर्स हैं, वो अपनी लाइफ पूरी पॉवर्टी में लीड कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ आपके पैराग्राफ में दिया गया है। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर्स किसे देने हैं, आपको। ओके, हियर द क्वेश्चन इज आदिवासी एंड देयर स्ट्रगल आर डिफरेंट फ्रॉम दलित स्ट्रगल बिकॉज। अब आपको ये बताना है कि जो आदिवासी के स्ट्रगल हैं वो दलित पीपल के स्ट्रगल से किस तरह से अलग हैं, ये आपको बताना। ओके, ऑप्शंस आर आदिवासी वर कॉन्सेंट्रेटेड इन contiguous areas and could demand statehood. Second, they were not discriminated against like the Dalit. Okay. Third is they did not face social exclusion like the Dalits. Or the fourth is their social and economic conditions were better than the Dalits. आपको बताना है क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। आदिवासी का जो स्ट्रगल है वो दलित स्ट्रगल से अलग क्यों है, क्या वो सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस उनकी दलित से अच्छी है, क्या उनके साथ में जिस तरह से दलितों के साथ में सोशल एक्सक्लूजन या सामाजिक बहिष्कार होता था वैसा नहीं होता है, क्या आदिवासी दलित की तरह डिस्क्रिमिनेटेड नहीं है, या फिर आदिवासी जो हैं वो अपना पर्टिकुलर एरिया डिमांड कर सकते हैं जो दलित नहीं कर सकते, और यहाँ तक कि स्टेटहुड की मांग भी कर सकते हैं, अपना राज्य बनाने की भी मांग कर सकते हैं। तो किस तरह से अलग हैं आदिवासी दलित पीपल से? हियर द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज आदिवासीज वर कॉन्सेंट्रेटेड इन कॉन्टिगस एरियाज एंड कुड डिमांड स्टेटहुड। ठीक है, जैसा डिस्क्रिमिनेशन दलित के साथ हुआ वैसा ट्राइबल्स के साथ भी हुआ, जिस तरह से उनकी सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस है वैसी ही सेम यहाँ भी है, जैसा सोशल एक्सक्लूजन दलित्स के साथ हो रहा है वैसा ही सेम ट्राइबल्स के साथ भी हो रहा है। बस एक चीज जो डिफरेंट है दोनों के बीच में वो ये है कि जहां दलित पीपल रिस्पेक्ट की सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की बात करते हैं, वहीं ट्राइबल्स बिसाइड्स दिस, ओके, ट्राइबल्स बिसाइड्स दिस स्टेटहुड या अपने एरिया या रीजन की भी मांग या डिमांड करते हैं। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आदिवासी एंड दलित ओनली। बस एक यही डिफरेंस है, बाकी सभी चीजें सेम है। ओके, क्लियर है ये क्वेश्चन? देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म जन मीन्स। जन का मतलब क्या होता है आपको ये बताना है, एंड द ऑप्शंस आर इंडियन इनहैबिटेंट्स, पीपल ऑफ द फॉरेस्ट,
पीपल और ऑप्रेस्ड पीपल। जन का मतलब क्या होता है? या तो नॉर्मली जितने भी लोग इंडिया में रह रहे हैं वो सभी, पीपल ऑफ द फॉरेस्ट जो जंगलों में रहते हैं, पीपल सिंपली जितने भी पीपल वर्ल्ड में हैं वो सभी जन हैं, या फिर ऑप्रेस्ड पीपल जिनके साथ में बहुत ज्यादा जो है एक तरीके से दुर्व्यवहार हुआ है। कौन होते हैं जन? जन का मतलब क्या होता है आपको ये बताना है। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? आंसर इज बी, दैट इज पीपल ऑफ द फॉरेस्ट। ठीक है, पहले के समय में जो ट्राइबल्स थे उन्हें ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स कहा जाता था। ये इंग्लिश टर्म है, मतलब ये उनका मीनिंग हो गया। इसके अलावा ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, इससे भी पहले आदिवासी कहा जाता था। हिंदी वर्ड हो गया आपका आदिवासी, ठीक है, और साथ ही जन भी कहा जाता था। इसके अलावा जब कॉलोनी मतलब कॉलोनाइजर्स आते हैं, ब्रिटिशर्स आते हैं, देन वो इस टर्म ट्राइब को जो है मतलब वो फिर इस टर्म को देते हैं ताकि अच्छे से एडमिनिस्टर कर पाएं ट्राइबल एरियाज को। तो फिर वहां जितने भी लोग रहते थे उन्हें ट्राइब कहा जाने लगा, जनजाति कहा जाने लगा। लेकिन हिंदी टर्म था जन या आदिवासी। तो जन का मतलब क्या हुआ? पीपल ऑफ द फॉरेस्ट, एंड पीपल ऑफ द फॉरेस्ट कौन होते हैं? ट्राइबल्स। क्लियर है? नेक्स्ट इज Which of the following is not true about the tribal population in India? अब आपको ये बताना है कि जो इंडिया में ट्राइबल पॉपुलेशन रह रही है उसके बारे में यहाँ पर 4 सेंटेंस दिए हैं। आपको बताना है उसमें से सही कौन सा नहीं है। ओके, क्या बताना है? Which is not true, मतलब यहाँ पर कोई एक फॉल्स स्टेटमेंट दिया है वो आपको बताना है। ओके, एंड द ऑप्शंस आर They are marked by poverty, powerlessness and social stigma. जो ट्राइबल्स होते हैं वो उनमें बहुत ज़्यादा गरीबी होती है, पावरलेसनेस, उनके पास में किसी तरह की कोई पावर नहीं होती, और बहुत सारे सोशल स्टिग्मा उनके साथ में अटैच्ड होते हैं। ओके, सेकेंड, मेनी ट्राइबल ग्रुप्स हैव बीन वेजिंग स्ट्रगल अगेंस्ट आउटसाइडर्स। जो बाहरी लोग हैं, जो ट्राइबल पीपल्स के एरिया में आके रहने लग जाते हैं, उनके खिलाफ में बहुत से ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं। देन दे हैव बीन एलिनेटेड फ्रॉम देयर रिसोर्सेज। उनके जो रिसोर्सेज हैं उनसे उन्हें अलग कर दिया गया है, हटा दिया गया है। Their ecological isolation is absolute. उनकी जो इकोलॉजिकल आइसोलेशन है, वो जिस भी इकोलॉजिकल हैबिटेट होता है ना ट्राइबल्स का, तो उनकी ये जो इकोलॉजिकल हैबिटेट है ये एब्सोल्यूट है। बताइए क्या यहाँ पर स्टेटमेंट सही नहीं है? बताइए कौन सा स्टेटमेंट गलत है रिगार्डिंग ट्राइबल पॉपुलेशन? है द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज देयर इकोलॉजिकल हैबिटेट इज एब्सोल्यूट। बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है ट्राइबल्स के बारे में। ठीक है, यहाँ पर क्या एक चीज कही जा रही है कि वो जो इकोलॉजिकली आइसोलेशन में रहते हैं, बिल्कुल अलग रहते हैं, वो एब्सोल्यूट है, बिल्कुल निर्धारित है, निश्चित है। तो ऐसा नहीं है, वो मेन स्ट्रीम के साथ में भी मिक्सअप होते हैं। हाँ, बस वो अपने कल्चर को अलग रखते हैं। ठीक है, वो अपने कल्चर को सबके साथ में मिक्सअप नहीं करते, अपने कल्चर के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? डी, एंड करेक्ट आंसर क्या है क्वेश्चन का? सो दैट इज डी। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आउटसाइडर्स अगेंस्ट whom the tribals have been waging struggles are called. अब आपको ये बताना है कि जस्ट सपोज ये ट्राइबल एरिया है, इस ट्राइबल एरिया में जो बाहरी लोग आना शुरू कर देते हैं और फिर रहना स्टार्ट कर देते हैं ट्राइबल पीपल के एरिया में, हम उन्हें क्या कहते हैं, या ट्राइबल पीपल्स उन्हें क्या कहते हैं, आपको ये बताना है। ठीक है, आउटसाइडर्स हैं, ट्राइबल पीपल्स के एरिया में आके रह रहे हैं, तो जो ट्राइबल्स हैं वो उनके अगेंस्ट में वॉर कर रहे हैं या स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हम इन लोगों को क्या कहते हैं जो बाहर से आ रहे हैं? ठीक है, हम या फिर ट्राइबल्स। ठीक है, ऑप्शंस क्या हैं? इमिग्रेंट्स, डीकूज, ट्रेडर्स और अपर कास्ट। बताइए क्या कहेंगे हम? जो ट्राइबल पीपल के एरिया में आके रह रहे हैं उन लोगों को ट्राइबल्स क्या कहते हैं? उन्हें इमिग्रेंट्स, डीकू, ट्रेडर्स या अपर कास्ट? व्हाट्स द करेक्ट आंसर? आंसर इज बी, दैट इज डीकूज। आउटसाइडर्स को जो ट्राइबल पीपल हैं वो क्या कहते हैं? डीकूज। क्लियर है? नेक्स्ट पैराग्राफ इज अबाउट डिसेबल्ड पर्सन्स। अभी तक हमने जो पैराग्राफ देखा वो किसके बारे में था? वो था आपके ट्राइबल पीपल्स के बारे में, किस तरह से वो लोग स्ट्रगल करते हैं। देन आपका नेक्स्ट पैराग्राफ है डिसेबल्ड पर्सन्स के बारे में। ठीक है, क्या कह रहा है पैराग्राफ? द वेरी टर्म डिसेबल्ड चैलेंजेस ईच ऑफ दीज अजम्पशंस। टर्म्स सच एज मेंटली चैलेंज्ड, visually impaired and physically impaired came to replace the trite negative terms such as retarded, cripple और lame. Disabled persons के लिए जिस तरह के words use किए जाते थे, जैसे retarded हो गया, crippled हो गया, lame हो गया, इस तरह के वर्ड्स जो नेगेटिव सेंस में यूज किए जाते थे उन्हें खत्म करने के लिए मेंटली चैलेंज, विजुअली इंपेयर्ड और फिजिकली इंपेयर्ड, इस तरह के टर्म्स हमने यूज करना स्टार्ट किया।
The disabled are rendered disabled not because they are biological disabled but because society renders them so. अब जो disabled हैं वो disabled किस लिए हैं? क्योंकि वो बायोलॉजिकली डिसेबल्ड है? नहीं, ये सही नहीं है। क्यों? सिर्फ बायोलॉजिकल फीचर्स की वजह से नहीं, बल्कि जो सोसाइटी है, जिस समाज में वो रह रहे हैं, वो भी उन्हें और ज़्यादा दिव्यांग बनाता है और ज़्यादा विकलांग बनाता है, इसीलिए वो डिसेबल्ड हैं। We are disabled by buildings that are not designed to admit us, and this in turn leads to a range of further disablements regarding our education, our chances of gaining employment, our socially and social lives and so on. Disabled क्या कह रहे हैं कि हमारे लिए इस तरह का एक एनवायरनमेंट सोसाइटी में बनाया जाता है, या और ये कहा जाता है कि हम डिसेबल्ड के लिए ये काम कर रहे हैं, बल्कि वो चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग होती ही नहीं है। और अल्टीमेटली होता ये है कि ना ही हमारी एजुकेशन पर, मतलब हमारी एजुकेशन भी इनकम्प्लीट रहती है, हमारी सोशल लाइफ तो कुछ होती ही नहीं है, और ना ही हमें किसी तरह का एम्प्लॉयमेंट मिल पाता है। मतलब सोसाइटी कह रही है कि हम डिसेबल्ड के लिए वर्क कर रहे हैं, लेकिन वो जो भी वर्क कर रही है वो डिसेबल्ड के अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, वो किसके अकॉर्डिंग नहीं है? डिसेबल्ड के अकॉर्डिंग नहीं है। एंड द डिसेबलमेंट लाइज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी, नॉट इन द फिजिकल कंडीशन ऑफ द इंडिविजुअल। तो डिसेबलमेंट जो है वो सिर्फ एक इंडिविजुअल के फिजिकल डिफरेंसेस की वजह से नहीं है, बल्कि उसे समाज ने बनाया है। ओके, ये भी सही है, समझ में आ गया पैसेज। अब देखो यहाँ पर तो मैं समझा रही हूँ, एग्जाम में कोई नहीं समझाएगा, आपको खुद समझना है। तो यहाँ पर क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए। ठीक है, अब क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं इससे रिलेटेड? ओके, उन्हें हम आंसर करेंगे। क्वेश्चन इज, who argued that the invisibility of the disabled can be compared to the protagonist of the book Invisible Man? ये यहाँ पर आपको एक बुक दी गई है, बुक का नेम दिया है इनविजिबल मैन। किसने कहा था, किसने ऐसा कहा था कि जो डिसेबल्ड पर्सन्स हैं उन्हें आप इनसे कंपेयर कर सकते हो? ठीक है, किसने ये स्टेटमेंट दिया था, ये आपको बताना है। ताराबाई शिंदे, रैल्फ एलिसन, अनीता घई और दया पवार। बताइए किसने कहा था ऐसा, किसका आर्ग्यूमेंट रहा है ये? सो करेक्ट आंसर हियर इज व्हाट? C, that is Anita Ghai. Anita Ghai argued that invisibility of the disabled can be compared to the protagonist of the book Invisible Man. और ये जो रैल्फ एलिसन यहाँ पर लिखे हैं, ये इस बुक के ऑथर हैं। ठीक है, ये कौन है? ऑथर है। स्टेटमेंट क्या पूछा है, किसने आर्ग्यूमेंट किया था या किसने आर्ग्यूमेंट दिया था? सो दैट इज अनीता घाई। लेकिन यहाँ पर बुक किसने लिखी थी, ऑथर कौन है? अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आपको आंसर क्या देना है? रैल्फ एलिसन। ओके, ये भी क्लियर है, समझ में आया? Next question is, which of the following is not a feature central to the public perception of disability? अब यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं जो बताते हैं कि पब्लिक परसेप्शन क्या है डिसेबिलिटी को लेके। ठीक है, किस तरह से पब्लिक या समाज या सोसाइटी किस तरह से परसेप्शंस बनाता है डिसेबल्ड पर्सन्स को लेके, वो आपको यहाँ पर दिए हैं। आपको बताना उसमें से सही कौन सा नहीं है, कि ऐसा परसेप्शन पब्लिक का नहीं होता, ये आपको बताना। ठीक है, नॉट अ फीचर। ओके, रीड करती हूँ मैं ऑप्शंस, आंसर आपको देना है। सो ए इज, डिसेबिलिटी इज लिंक्ड विद द डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स सेल्फ परसेप्शन। जो डिसेबिलिटी होती है वो डिसेबल्ड पर्सन्स के सेल्फ परसेप्शन से ही होती है, ये पब्लिक परसेप्शन है। ओके, सेकंड, द वेरी आइडिया ऑफ डिसेबिलिटी सजेस्ट दैट दे आर इन नीड ऑफ हेल्प। जो डिसेबल्ड पर्सन है उन्हें हेल्प की जरूरत है। डिसेबिलिटी इज बायोलॉजिकली गिवन। डिसेबिलिटी जो है वो आपके अंदर, मतलब बायोलॉजिकल फीचर है, स्टार्टिंग से ही आपके अंदर होती है। नन ऑफ द अबव, कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पर सही नहीं है। बताइए क्या है करेक्ट आंसर यहाँ पर? विच इज नॉट अ फीचर सेंट्रल टू पब्लिक परसेप्शन ऑफ डिसेबिलिटी। हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज डी, दैट इज नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये तीनों ही परसेप्शन बिल्कुल सही है। पब्लिक यही चीज़ें सोचती है कि जो डिसेबिलिटी है वो तो जन्म से ही मिली हुई है उन्हें, और जो भी डिसेबल्ड पर्सन है उसे नीड की ज़रूरत है, उसे बेचारा जैसे वर्ड्स कह के यूज़ किया जाता, मतलब बोला जाता है। एंड इट इज रिलेटेड विद इंडिविजुअल्स सेल्फ परसेप्शन। तो यहाँ तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो आंसर क्या होगा? डी, दैट इज नन ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेबल्स सच एज बेचारा। ठीक है, अभी मैं बेचारा बात ही कर रही थी और वापस से क्वेश्चन भी आ गया है। सो लेबल्स सच एज बेचारा और पुअर थिंग एसेंचुएट द डैश फॉर द डिसेबल्ड पर्सन। अब ये जो लेबल्स होते हैं, जैसे बेचारा बोलना और बहुत ही लाचार फील करवाना किसी को, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, लेबल्स होते हैं, ये एक डिसेबल्ड पर्सन को कैसा फील करवाते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आर विक्टिम स्टेटस, स्टेट ऑफ पॉवर्टी,
मार्जिनेटेड स्टेटस और लो स्टेटस। बताइए कैसा स्टेटस प्रोवाइड करते हैं या किस तरह की फील करवाते हैं एक पर्सन को? हियर द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज विक्टिम स्टेटस। उसे इस तरह से फील करवाया जाता है कि ये जो आप डिसेबल्ड हैं, ये आपकी डेस्टिनी की वजह से है, ठीक है, और आप इस डिसेबलमेंट की वजह से किसी तरह की कोई चीज नहीं कर सकते हैं, आप बहुत बेचारे हैं और आप उस किस्मत के शिकारी हो चुके हैं, आप विक्टिम बन चुके हैं अपनी डेस्टिनी के। ऐसा फील करवाया जाता है एक डिसेबल्ड पर्सन को बाय दी सोसाइटी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? विक्टिम स्टेटस। उसे शिकारी जैसा फील करवाया जाता है कि आप इस चीज के शिकार हो चुके हो, ठीक है, ये भी समझ में आया। Next is the dominant cultural construction in India therefore looks at disability as essentially a characteristic of। अब आपको ये बताना है कि हमारे यहाँ पर जिस तरह का कल्चर है, इंडिया में जिस तरह का कल्चर प्रिवेल करता है, जिस तरह के पीपल हैं यहाँ पर, कल्चर पीपल्स को भी दिखाता है ना, तो जिस तरह के पीपल हैं यहाँ पर, जिस तरह का डोमिनेंट कल्चर है इंडिया में, therefore looks at disability as essentially a characteristic of। वो डिसेबिलिटी को कैसा दिखाता है, किस तरह से एक्सप्लेन करता है इंडिया का कल्चर। ओके, सोशल ग्रुप, इंडिविजुअल, कम्युनिटी और फैमिली। किसका फीचर है डिसेबिलिटी? सोशल ग्रुप का, एक इंडिविजुअल का, पूरी कम्युनिटी का या फैमिली का? इंडिया के कल्चर के अकॉर्डिंग कैसे दिखाते हैं हम डिसेबिलिटी को, किसका फीचर बताते हैं? आंसर इज बी, दैट इज इंडिविजुअल। क्योंकि हम कहते हैं कि डिसेबिलिटी इज बायोलॉजिकली गिवन। क्या कहते हैं? डिसेबिलिटी इज बायोलॉजिकली गिवन। ये क्या है? ये पब्लिक परसेप्शन है डिसेबिलिटी को लेके, और इसीलिए इंडिया में, ये इंडिया के कल्चर में ये एक चीज मानी जाती है कि जो डिसेबिलिटी है वो एक इंडिविजुअल का कैरेक्टरिस्टिक है, ना कि पूरी सोसाइटी का। हालांकि जो डिसेबल्ड हैं वो क्या कह रहे हैं कि हम जितने ज्यादा बायोलॉजिकली डिसेबल्ड नहीं है या अपने फिजिकल फीचर से डिसेबल्ड नहीं है, उतना ज्यादा हमें सोसाइटी ने डिसेबल्ड बनाया हुआ है। क्लियर है? आया समझ में सारी चीजें? सो व्हाट इज द पब्लिक परसेप्शन? दैट डिसेबिलिटी इज बायोलॉजिकली गिवन। नेक्स्ट, ये है अब आपका पैराग्राफ अनटचेबिलिटी से रिलेटेड। सो नाउ रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द सेम। अब मैं आपको बहुत अच्छे से पैराग्राफ्स नहीं समझाऊंगी, नहीं तो आप सारे आंसर्स बता देंगे। सो मैं पैराग्राफ रीड करती हूँ, मैं आपको उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है, फिर आप उसके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आंसर्स दीजिएगा। ओके, सो अनटचेबिलिटी वाज द मोस्ट विजिबल एंड कॉम्प्रहेंसिव फॉर्म ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन। हाउएवर, there were a large group of caste that were of low status and were also subjected to varying levels of discrimination short of untouchability. These were the service and artisanal caste। समझ में आ रहा है क्या हम बात करें कि एक तरफ अनटचेबिलिटी है जो बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव फॉर्म है सोशल डिस्क्रिमिनेशन का, इसके अलावा एक और ग्रुप भी है, and who are they are the service and artisanal caste who occupied the lower rungs of caste hierarchy। Okay, clear है? The Constitution of India recognizes the possibility that there may be groups other than the scheduled tribes and scheduled caste who suffer from social disadvantage। और Constitution भी कहता है कि ऐसे बहुत से ग्रुप हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड कास्ट के अलावा जो कि सोशल डिसएडवांटेज पर हैं। आए समझ में? पैराग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। नाउ द क्वेश्चंस आर, ठीक है, जिसने भी अच्छे से चैप्टर पढ़ा उसको पैराग्राफ अच्छे से समझ में आएगा और क्या पूछा जा रहा है वो भी समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, आपको उन्हें सॉल्व करना है। सो व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ऑफ द पॉपुलर टर्म अदर बैकवर्ड क्लासेस व्हिच इज इन कॉमन यूज टुडे? ठीक है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो ये पॉपुलर टर्म है ओबीसी या अदर बैकवर्ड क्लासेस, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है? आज के समय में जो हम कहते हैं कि एक ओबीसी कास्ट भी होती है, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है, आपको ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन सुनिए। सोशल बैकवर्डनेस, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, नीदर ए नॉर बी, बोथ ए और बोथ बी। बताइए क्या होता है बेसिस, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है ओबीसी का? सोशल बैकवर्डनेस, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, नीदर और बोथ। व्हाट्स द करेक्ट आंसर? क्या होने वाला है? आंसर इज डी, दैट इज बोथ ए एंड बी। कॉन्स्टिट्यूशन अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए दोनों ही तरह की बैकवर्डनेस को कंसिडर करता है, दैट इज सोशल बैकवर्डनेस एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। आपको याद होगा हमने पढ़ा था सोशली एंड एजुकेशनली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, दैट इज SEBC।
ये पढ़ा था ना हमने, और इसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में बताया भी गया है, जिसे हम आज कॉमनली अदर बैकवर्ड क्लासेस या ओबीसी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओबीसी हम कहते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन में उसे किस तरह से शो किया गया है, जो एक और ग्रुप है जो कि डिसएडवांटेज पर है और उसे भी गवर्नमेंट की हेल्प की जरूरत है, ऐसे ग्रुप को किस तरह से हम कंसिडर करते हैं, उसकी सोशल और इकोनॉमिक पोजीशन के अकॉर्डिंग। आपको याद होगा हमने अभी एक क्वेश्चन भी किया था कि बैकवर्डनेस का बेस क्या होना चाहिए, सो इट शुड बी इकोनॉमिक। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट इज like the category of the tribe, the OBCs are defined by dash and by what? बताइए। जैसे कि ट्राइब्स की एक कैटेगरी होती है, ठीक है, जैसे ट्राइब्स की एक कैटेगरी होती है, वैसे ही सेम ओबीसीज को किस तरह से डिफाइन किया जाता है एंड बाय व्हाट। ये दो फिलअप्स हैं, आपको दो मतलब ब्लैंक्स हैं, आपको इन्हें फिल करना है। ठीक है, ऑप्शंस हैं, मैं आपको ऐसे ऑप्शंस रीड करके बताती हूँ। द ओबीसीज आर डिफाइंड नेगेटिवली बाय व्हाट दे आर नॉट, दिस इज फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड इज ओबीसीज आर डिफाइंड पॉजिटिवली बाय व्हाट दे आर, ओबीसीज आर डिफाइंड एम्पायरिकली बाय व्हाट इज ऑब्जर्व्ड, और नन ऑफ द अबव। यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस दिए कोई भी सही नहीं है। बताइए क्या है करेक्ट आंसर, किस तरह से ओबीसीज को डिफाइन किया जाता है एंड बाय व्हाट? बताइए व्हाट्स द करेक्ट आंसर हेयर, क्या होने वाला है सही आंसर, जल्दी से बताइए, अपनी अपनी नोटबुक्स में नोट कर लीजिए। हेयर द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज नेगेटिवली बाय व्हाट दे आर नॉट। तो जिस तरह से ट्राइबल्स को नेगेटिवली शो किया जाता है, वैसे ही यहाँ पर ओबीसीज को भी नेगेटिवली शो किया जाता है बाय व्हाट दे आर नॉट, पर वो वैसे होते नहीं है। आया समझ में कैसे इसको फिल करना था, एंड क्या इसका आंसर है? ए, दैट इज नेगेटिवली बाय व्हाट दे आर नॉट। क्लियर है? आ गया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब हम वो देखेंगे। क्वेश्चन इज व्हाट आर द रीजंस फॉर ओबीसी आर मच मोर डाइवर्स ग्रुप देन द दलित और आदिवासी। क्या रीजन है कि जो ओबीसी हैं वो बहुत ज्यादा डाइवर्स ग्रुप हैं? क्या रीजन है कि जो ओबीसी हैं वो बहुत ज्यादा डाइवर्स ग्रुप हैं, वो दलित और ट्राइबल्स की तरह नहीं है, उनमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती। क्या रीजन है आपको वो बताना है। देयर आर मेंबर्स ऑफ अदर रिलीजन्स हु बिलोंग टू द बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि बहुत से ऐसे रिलीजन्स हैं जहां पर लोग बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हैं। द कैटेगरी comprises सर्विस एंड आर्टिसनल कास्ट हु ऑक्यूपाइड द लोअर रंग्स ऑफ द कास्ट हायरार्की। जो ओबीसी कैटेगरी है उसमें बहुत से ऐसे सर्विस और आर्टिसनल कास्ट के लोग हैं जो कि कास्ट हायरार्की में लोअर रंग्स पे आते हैं, यानी कि जो कास्ट हायरार्की होती है उसमें यहाँ पर बॉटम पे आते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ओबीसीज में भी आते हैं। थर्ड इज ओनली ए इज ट्रू, सिर्फ ये वाला स्टेटमेंट सही है, एंड डी इज बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। बताइए क्या है करेक्ट आंसर यहाँ पे, क्या रीजन है कि ओबीसी बहुत ज्यादा डाइवर्स ग्रुप है। सो हेयर द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। हमने पढ़ा था कि कास्ट सिस्टम हमें सिर्फ हिंदू रिलीजन के अंदर ही देखने को मिलता था, लेकिन टाइम के साथ साथ हर एक रिलीजन के अंदर आपको कास्ट सिस्टम देखने को मिलेगा, और ओबीसी हर एक कास्ट के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ओबीसी आपको हर एक रिलीजन के अंदर देखने को मिलेंगे, और ओबीसी में भी आर्टिसनल और सर्विस ग्रुप के लोग होते हैं जो कि कास्ट हायरार्की में लोअर रंग्स पे आते हैं। तो इसीलिए जो ओबीसी कास्ट है या अदर बैकवर्ड क्लासेस जो हैं उसमें हमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, जितनी हमें ट्राइबल्स और दलित में देखने को नहीं मिलती। ठीक है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है? डी, दैट इज बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट इज द फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन हेडेड बाय डैश सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन डैश। अब आपको बताना है कि जो फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन थी उसके हेड कौन थे और उन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दी थी। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको इसका आंसर वैसे तो दे दिया था, बट ठीक है आप लोग वापस से बताइए क्या है इसका करेक्ट आंसर। जवाहरलाल नेहरू इन 1953, बीपी मंडल 1979, काका कालेलकर 1953 और बीपी मंडल 1990। बताइए कौन हेड था और रिपोर्ट कब सबमिट करी। एक नाम आएगा यहाँ पर और वहां पर ईयर आएगा। सो द फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन हेडेड बाय, आंसर इज यस सी, दैट इज काका कालेलकर। ठीक है, काका कालेलकर इसके हेड रहे हैं और इन्होंने अपनी रिपोर्ट ईयर 1953 में सबमिट करी थी। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? सी। आया समझ में? नेक्स्ट पैराग्राफ इज, अब एक और पैराग्राफ है, आपको इसे रीड करना है एंड देन आपको
क्वेश्चन के आंसर्स देना है। सो द सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज सपोर्टेड बाय पैटर्न्स ऑफ बिलीफ और आइडियोलॉजी। यहाँ पर सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की बात की जा रही है कि किस तरह से जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है उसमें बहुत सारे बिलीव्स होते हैं, आइडियोलॉजीज होती हैं, जिसकी वजह से वो हमेशा जनरेशन टू जनरेशन चलती रहती है। No system of social stratification is likely to persist over generations unless it is widely viewed as being either fair or inevitable. The caste system, for example, is justified in terms of the opposite of purity and pollution. Brahmins designated as most superior and Dalits as the most inferior by virtue of their birth and occupation. ये चीज़ कही जा रही है कि जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है वो जनरेशन टू जनरेशन चलती रहती है, जैसे कि कास्ट सिस्टम है जहाँ पर प्योरिटी एंड पॉल्यूशन का नोशन होता है, ठीक है। Not everyone though thinks of a system of inequality as legitimate. Typically, people with the greatest social privileges express the strongest support for systems of stratification such as caste and race. और हर कोई इस inequality के सिस्टम को सपोर्ट नहीं करता है। जो लोग सबसे टॉप पर हैं, जिनके पास में ढेर सारे सोशल प्रिविलेजेस हैं, वो इस कास्ट सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो लोअर रंग्स पर हैं उनकी कोई नहीं सुनता। तो कुछ इस तरह का आपको पैराग्राफ दिया है। मैं इस पैराग्राफ को आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेन नहीं करूंगी, आपको इसको समझना है पैराग्राफ को, ठीक है। मैंने रीड करके बताया, आप चाहिए तो एक और बार रीड कर लीजिए एंड देन अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करेंगे और आपको मेरे साथ साथ क्या करना है, आंसर्स देने हैं। क्लियर है? क्वेश्चन इज The caste system is justified in terms of the opposition of purity and pollution with the dash designated as most superior and dash as the most inferior by virtue of their birth and occupation. Clear है? So ये क्वेश्चन आपको एज इट इज पैराग्राफ में दिया है, मतलब ये सेंटेंस दिया है। अब आपको यहाँ पर जो दो ब्लैंक्स दिए हैं इन्हें फिलअप करना है। क्वेश्चन ये है कि कास्ट सिस्टम में जो प्योरिटी एंड पॉल्यूशन का नोशन है उसमें हमने किसी को मोस्ट सुपीरियर माना है एंड किसी को हमने बहुत इंफीरियर माना है बाय वर्च्यू ऑफ देयर बर्थ एंड ऑक्यूपेशन, उनके बर्थ एंड ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग। सो आपको ये ऑप्शंस में से इन ब्लैंक्स को फिलअप करना है, ठीक है। अब मैं आपको ऑप्शंस बताती हूँ। सो ब्राह्मण्स, दलित, यानी फर्स्ट बॉक्स में ब्राह्मण्स आएगा, सेकेंड में दलित, दलित ब्राह्मण्स, फर्स्ट में दलित, सेकेंड में ब्राह्मण्स, रेंस और बनियाज, बनियाज और जेन्स, ये जेन्स होगा, सॉरी ये है जेन्स और बनियाज और जेन्स, यानी फर्स्ट बॉक्स में जेन्स, यहाँ पर बनिया, देन या फिर फोर्थ ऑप्शन ये है कि यहाँ पे बनिया और यहाँ पे जेन। सो बताइए क्या है करेक्ट आंसर? हमने किसको मोस्ट सुपीरियर एंड किसको मोस्ट इंफीरियर माना है अकॉर्डिंग टू आवर कास्ट सिस्टम इन इंडिया? बताइए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा, मतलब आप लोग ने आंसर लिख ही लिया होगा और आप लोग बस ऐसे वेट करेंगे, बस मैम बताइए आंसर। सो आंसर इज ए, दैट इज ब्राह्मण्स और दलित, ठीक है। हमने कास्ट सिस्टम के अंदर ब्राह्मण्स को मोस्ट सुपीरियर माना है एंड दलित को मोस्ट इंफीरियर माना है बाय वर्च्यू ऑफ देयर बर्थ एंड ऑक्यूपेशन। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है। देन dash refers to preconceived opinions or attitudes held by members of one group towards another. अब जब कोई एक ग्रुप किसी दूसरे ग्रुप के लिए, ठीक है, ये एक ग्रुप है ए और ये बी जो है ये दूसरा ग्रुप है, तो ये जो ए ग्रुप के पीपल्स हैं ये बी ग्रुप के लिए कोई प्री कंसीव्ड ओपिनियंस या एटीट्यूड्स बना रहे हैं, यानी पहले से ही सोच लिया है कि ये ऐसे होंगे या ये वैसे होंगे या इनका एटीट्यूड ऐसा होगा, कुछ तरह से ऐसे मन घड़ंत कहानियां बना रहे हैं। सो ऐसे चीज को हम क्या बोलेंगे, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? इंक्लूजन, प्रिजुडाइसिस, इंसेंटिव और मोनार्की। बताइए क्या है करेक्ट आंसर? जल्दी से बताइए, अपनी नोटबुक्स में नोट कर लीजिए, मैं यहाँ पर आपको आंसर बता देती हूँ। सो द आंसर इज बी, दैट इज प्रिजुडाइसिस, ठीक है। क्या किया जाता है जब एक ग्रुप किसी दूसरे ग्रुप के बारे में कुछ प्री जजमेंट बना लेता है, आइडियाज बना लेता है, कोई एटीट्यूड पाल लेता है अपने मन में दूसरे के बारे में, भले ही वो सही हो या गलत हो, इसे हम कहते हैं प्रिजुडाइसिस। क्या कहते हैं? प्रिजुडाइसिस। क्लियर है? Next is dash is an opinion formed in advance of any familiarity with the subject before considering any available evidence. अब ये लो, मैंने आपको आंसर अभी थोड़ी देर पहले बता दिया, अब आपको बताना है फटाक से। सो ऑप्शन सुनिए। पोस्ट जजमेंट, डिस्क्रिमिनेशन, प्री जजमेंट और एक्सक्लूजन। क्या होता है, कहाँ पर आप किसी के बारे में एक ओपिनियन बना के रख लेते हो, भले ही उसका कोई एविडेंस हो या ना हो, इसे हम क्या कहते हैं? प्री जजमेंट, पोस्ट जजमेंट, डिस्क्रिमिनेशन और एक्सक्लूजन। क्या होता है, इसे क्या चीज कहते हैं? यस, द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज प्री जजमेंट। पहले से ही किसी को जज करके रख लेना, किसी के बारे में कोई थॉट बना के रख लेना, और इसे हम क्या कहते हैं? प्रिजुडाइसिस। क्लियर है?
नेक्स्ट इज इन सोशल स्ट्रैटिफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेसिग्नेटेड एज सुपीरियर। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में हमने सबसे सुपीरियर किसे रखा है, ये भी अभी हमने सॉल्व किया। क्या है ऑप्शंस? ब्राह्मण, क्षत्रिय, दलित और बोथ ब्राह्मण एंड क्षत्रिय। बताइए कौन है सबसे सुपीरियर? ब्राह्मण्स हैं, क्षत्रिय हैं, दलित हैं, बोथ ए और बी। क्या होगा करेक्ट आंसर? ए, दैट इज ब्राह्मण्स। दलित नहीं होगा क्योंकि इन्हें हमने लोअर रंग पे रखा है। क्षत्रिय जो हैं वो सेकंड पे आते हैं या मिडिल पे, और दोनों ही एक साथ नहीं आते। क्यों? क्योंकि हायरार्की है, और हायरार्की में क्या होता है, कोई टॉप पे, कोई बॉटम पे, कोई मिडिल में, कुछ इस तरह से हायरार्की होती है। हमारे जैसे हायरार्की क्या है कास्ट सिस्टम की? ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो लोअर रंग पे ये आ गए टॉप पे, और ये आ गए मिडिल में। क्लियर है? तो आंसर क्या होगा? कोई भी ऐसे नहीं कर देना कि दोनों को ही हमने हायर रंग पे रखा है, क्षत्रिय को भी और ब्राह्मण्स को भी। करेक्ट आंसर क्या होगा? ओनली ब्राह्मण्स। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ इज social exclusion refers to ways in which individuals may become cut off from full involvement in wider society. It focuses attention on a broad range of factors that prevent individuals or groups from having opportunities open to the majority of the population. समझ में आ रहा है ना? हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर चुके हैं, एंड बहुत इजी सा पैराग्राफ है कि सोशल एक्सक्लूजन में जो सोसाइटी है उसमें से कुछ लोगों को अलग कर दिया जाता है, उन्हें कट ऑफ कर दिया जाता है, एंड इसका अटेंशन होता है इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स के ऊपर कि उन्हें अपॉर्चुनिटीज ना मिल पाए। सोशल एक्सक्लूजन में सामाजिक बहिष्कार की हम बात कर रहे हैं। सो इन ऑर्डर टू लिव अ फुल एंड एक्टिव लाइफ, individuals must not only be able to feed, clothe and house themselves, but should also have access to essential goods and services such as education, health, transportation, insurance, social security, banking and even access to the police or judiciary. Social exclusion is not accidental but systematic. It is the result of structural features of society. क्लियर है? आया समझ में? सारा पैराग्राफ हिंदी मीनिंग करने की जरूरत तो है नहीं, अब आप लोग बड़े हो चुके हैं। सो क्वेश्चंस क्या कहते हैं? ठीक है, क्वेश्चंस है डैश रिफर्स टू द वेज इन विच इंडिविजुअल्स में बिकम कट ऑफ फ्रॉम फुल इन्वॉल्वमेंट इन द वाइडर सोसाइटी। क्या होता है वो? ये अगेन वापस से बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने सॉल्व भी कर लिया है। ऑप्शंस हैं पॉलिटिकल एक्सक्लूजन, सोशल एक्सक्लूजन, सोशल इंक्लूजन और पॉलिटिकल इंक्लूजन। बताइए क्या है? सोशल एक्सक्लूजन है, इंक्लूजन है, पॉलिटिकल एक्सक्लूजन है या इंक्लूजन है? यस, द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज सोशल एक्सक्लूजन। सामाजिक बहिष्कार, जहां पर इंडिविजुअल्स को फुल इन्वॉल्वमेंट में से, मतलब सोसाइटी में फुल्ली इन्वॉल्व होने से मना कर दिया जाता है या रोक दिया जाता है। देन सोशल एक्सक्लूजन इज नॉट एक्सीडेंटल बट सिस्टमैटिक। सोशल एक्सक्लूजन कोई ऐसा एकदम से कोई उजागर हुआ फिनोमिना नहीं है, ये सिस्टमैटिक है, सोसाइटी ने कंस्ट्रक्ट किया है। इट इज द रिजल्ट ऑफ स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ, ये किसने बनाया है? बताइए, मैंने आंसर ही बता दिया आपको। कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमी, सोसाइटी, इन्वायरमेंट। अगेन द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज सोसाइटी। सोसाइटी ने बनाया है ये फिनोमिना। अब मैं बिल्कुल आपको आंसर्स नहीं बताऊंगी, ठीक है। सो अपर कास्ट हिंदू कम्युनिटीज हैव ऑफन डिनाइड एंट्री इनटू टेंपल्स फॉर। अपर कास्ट हिंदूज ने टेंपल्स में किसकी एंट्री को मना किया था? जैन, ब्राह्मण्स, दलित और बनिया। बताइए किसे जाने से मना कर दिया गया था टेंपल्स में? सोशल एक्सक्लूजन की हम बात कर रहे हैं। सो किसको मना किया है? ऑब्वियसली सी, दैट इज दलित्स। दलित्स के साथ में ढेर सारी एट्रोसिटीज हुई है और इन्हें बहुत सारा सोशल एक्सक्लूजन भी फेस करना पड़ा है। Now the group or groups who have suffered from serious social inequality and exclusion are, वो कौन सा ग्रुप है या बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिन्होंने सीरियस सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन फेस किया है, जिन्होंने सामाजिक बहिष्कार और सामाजिक असमानताओं का सामना किया है? वो ग्रुप या ग्रुप्स कौन से हैं? दलित, ट्राइब, डिफरेंटली एबल्ड और ऑल ऑफ दीज। बताइए कौन है? क्या है इसका करेक्ट आंसर? क्या सभी सही हैं, या दलित के साथ में ज्यादा हुआ है, ट्राइबल्स के साथ में, या डिफरेंटली एबल्ड के साथ में? बताइए क्या है करेक्ट आंसर? आंसर इज डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। दलित के साथ में भी सोशल एक्सक्लूजन, डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, ट्राइब्स के साथ भी हुआ है, एंड जो डिफरेंटली एबल्ड हैं, जिन्हें हम डिसेबल्ड पर्सन्स कहते हैं, उनके साथ भी ढेर सारा सोशल एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। समझ में आ गया? नेक्स्ट अगेन एक और पैराग्राफ है। द कास्ट सिस्टम क्लासिफाइड पीपल बाय देयर ऑक्यूपेशन एंड स्टेटस। कास्ट सिस्टम जो है वो पीपल्स को उनके ऑक्यूपेशन एंड स्टेटस के अकॉर्डिंग ही डिफाइन करता है। एवरी कास्ट वॉज एसोसिएटेड विद एन ऑक्यूपेशन, which mean that persons born into a particular caste were also born into the occupation associated with their caste. They had no choice.
Moreover, and perhaps more importantly, each caste also had a specific place in the hierarchy of social status, so that roughly speaking, not only were occupational categories ranked by social status, but there could be further ranking within each broad occupational category. In strict scriptural terms, social and economic status were supposed to be sharply separated. समझ में आया क्या चीज कही गई है? कास्ट सिस्टम में ऑक्यूपेशनल स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपकी ऑक्यूपेशन, आपका जहां पर बर्थ होता है वहीं से आपकी ऑक्यूपेशन डिटरमाइन कर ली जाती है, क्योंकि आपके पास में किसी तरह की कोई चॉइस नहीं होती। सारा सिस्टम एक हायरार्की है उसमें बना हुआ है। एंड एक और चीज कि स्ट्रिक्ट स्क्रिप्चरल टर्म्स में सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस को हमेशा अलग रहना चाहिए। समझ में आया? थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है मैंने आपको। अब क्वेश्चंस करते हैं। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ कास्ट सिस्टम वाज ऑन दी। अब हम कैसे क्लासिफाइड करते हैं कास्ट सिस्टम को? ऑक्यूपेशन के बेसिस पे, स्टेटस के बेसिस पे, बोथ और नीदर। सो दिस वाज द फर्स्ट लाइन ऑफ आवर पैसेज। करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। हम कास्ट सिस्टम को स्टेटस और ऑक्यूपेशन दोनों ही बेसिस पर डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट, डैश रिफर्स टू दैट सोशल कैटेगरी ऑफ पर्सन्स हु आर नीदर मेल नॉर फीमेल। अब वो कौन सी कैटेगरी होती है जो पीपल ना ही मेल हैं और ना ही फीमेल हैं? उन्हें हम क्या कहते हैं? थर्ड जेंडर, सेकंड जेंडर, होमोसेक्सुअल और बायसेक्सुअल। बताइए क्या कहते हैं हम उन्हें? आंसर इज ए, दैट इज थर्ड जेंडर। जो ना ही मेल हैं, जो ना ही फीमेल हैं, हम उन्हें थर्ड जेंडर कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट इज प्रिविलेज्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी वर ऑल्सो नोन एज। अब जो सोसाइटी के प्रिविलेज्ड पीपल हैं हम उन्हें क्या कहते हैं? हाई इकोनॉमिक स्टेटस, लो इकोनॉमिक स्टेटस, मिडिल इकोनॉमिक स्टेटस और दलित। बताइए कौन होते हैं जिनके पास में ढेर सारे प्रिविलेजेस हों एक सोसाइटी के अंदर? ऑब्वियसली आंसर इज ए, दैट इज हाई इकोनॉमिक स्टेटस। ठीक है, हम उन्हें क्या कहते हैं? हाई इकोनॉमिक स्टेटस पर्सन्स। देन आपके पैराग्राफ के अलावा और भी यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको उन्हें भी सॉल्व करना है। ठीक है, जो आपसे पूछे जा सकते हैं। आपकी बुक से ही हैं सारे क्वेश्चंस। क्वेश्चन इज, अपार्थीड इज अ पॉलिसी ऑफ सेपरेशन ऑफ द रेसेस। अपार्थीड एक पॉलिसी थी जहां पर रेसेस को सेपरेट किया जाता था, रंग भेद किया जाता था। आपको याद है ना, अफ्रीका की बात हम कर रहे हैं। इन विच ईयर इट बिकम अ लॉ। तो ये जो अपार्थीड की पॉलिसी थी, ये लॉ कब बनी ये आपको बताना है। एंड द ऑप्शंस आर 1948, 1945, 1944 और 1949। बताइए ये जो अपार्थीड की पॉलिसी है इसको लॉ कब बनाया गया साउथ अफ्रीका में? हियर द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज 1948। 1948 में अपार्थीड की पॉलिसी को लॉ बना दिया गया था, यानी कि अब रंग भेद जो है वो एक तरीके से कानूनी हो चुका था। ठीक है, और उसके बाद से ये प्रैक्टिस चली आ रही थी। देन उसके बाद में बहुत सारे रिफॉर्म्स, स्ट्रगल्स के थ्रू अल्टीमेटली हमने उसको 1990s के टाइम पे खत्म किया। ठीक है, समझ में आया? तो अपार्थीड लॉ कब बना? ईयर 1948 में। नेक्स्ट इज, ब्लैक कलेक्टिविटी स्ट्रगल्ड फॉर डिकेड्स अगेंस्ट व्हाइट माइनॉरिटी इन अफ्रीका अंडर द लीडरशिप ऑफ। अब ये जो ब्लैक पीपल्स थे इन्होंने व्हाइट माइनॉरिटी के खिलाफ स्ट्रगल किया, तो उसके लिए इनका लीडर कौन था? महात्मा गांधी, बशरत पीर, नेल्सन मंडेला और ब्रायन लारा। बताइए क्या है करेक्ट आंसर? किसने अफ्रीका में व्हाइट माइनॉरिटी के अगेंस्ट में स्ट्रगल किया फॉर द ब्लैक कलेक्टिविटी? हियर द करेक्ट आंसर इज, आपको पता होगा ना आंसर करेक्ट। सो आंसर इज सी, दैट इज नेल्सन मंडेला। ठीक है, यहाँ पर मेन नेम आता है नेल्सन मंडेला का, जिन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। क्लियर है? नेक्स्ट इज, ही वॉन्टेड गर्ल्स टू बी एजुकेटेड बट विद इन द प्रिसेंट्स ऑफ देयर होम्स। वो चाहते थे कि गर्ल्स को एजुकेशन मिले लेकिन उनके घर के अंदर या आस पड़ोस में। ही इज, वो कौन थे? सर सैयद अहमद खान, रामस्वामी नायकर, दयानंद सरस्वती और ज्योतिबा फुले। बताइए कौन थे वो जो चाहते थे कि गर्ल्स को एजुकेशन मिले, हाँ लेकिन मिले तो उनके घर आस पड़ोस के आसपास में ही। कौन थे वो? क्या है इसका करेक्ट आंसर? आंसर इज ए, दैट इज सर सैयद अहमद खान। इन्होंने मुस्लिम सोसाइटी को भी रिफॉर्म करने की बात करी थी और यही वो थे जिन्होंने कहा था कि गर्ल्स को एजुकेशन मिलनी चाहिए, हाँ भले ही घर के अंदर मिले, आस पड़ोस में मिले, लेकिन मिलना चाहिए। आज के समय में ये आइडिया आपको बहुत ऑर्थोडॉक्स लगेगा, लेकिन सच ये है कि उस एक टाइम पीरियड पे गर्ल्स को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं किया जाता था, तो उन्होंने जस्ट एक स्टेप लिया था इस कंसिडरेशन के लिए, एंड दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
When was the Karachi session of Indian National Congress held? अब इंडियन नेशनल कांग्रेस का कराची सेशन कब हुआ था, कौन से ईयर में, ये आपको बताना है। 1929, 1930, 1931 और 1932। बताइए कब हुआ था कराची सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का? आंसर इज सी, दैट इज 1931 में। यहाँ पर क्या किया गया था, यहाँ पर ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था वुमेन्स के साथ में, उन्हें अपलिफ्ट करने की बात की गई थी। हमने फंडामेंटल राइट्स की भी बात यहाँ से करना शुरू कर दी थी। क्लियर है? तो 1931 में हुआ था कराची सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज द कॉमन परसेप्शन व्यूज डिसेबिलिटी एज रेट्रीब्यूशन फॉर पास्ट डैश फ्रॉम विच देयर कैन बी नो रिप्रीव। अब ये जो एक कॉमन परसेप्शन है डिसेबिलिटी को लेके, वो मानता है कि डिसेबिलिटी आपके पास्ट डैश से है जिससे आप नहीं पीछे हट सकते। तो वो पास्ट में क्या ऐसी चीज हुई थी जिसकी वजह से आज आप डिसेबल्ड हो, ऐसा कहा जाता है। तो वो क्या है, उसका आपको आंसर देना है। कास्ट, कर्म, मैरिज और फैमिली। आपकी पिछली कास्ट की वजह से आज आप डिसेबल्ड हो, आपके पिछले कर्मों की वजह से आप डिसेबल्ड हो, आपके पिछली जो भी मैरिज थी उसकी वजह से आप डिसेबल्ड हो, या आपकी जो भी फैमिली थी उसकी वजह से आप डिसेबल्ड हो। बताइए क्या आएगा यहाँ पर पास्ट में? ऑब्वियसली आंसर इज बी, दैट इज कर्म। ये कहा जाता है ना कि डेस्टिनी की वजह से, आपके पास्ट एक्शंस की वजह से, कर्म की वजह से आज आप जो है डिसेबल्ड हो और आप उस डेस्टिनी के विक्टिम बन चुके हो। अल्टीमेटली ये डिसेबल्ड को लेके कहा जाता है। सो नाउ आई होप आपको आपका पूरा चैप्टर 5 क्लियर हो गया होगा। किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था। यहाँ पर हमने 4 थीम्स को डिस्कस किया, कास्ट, ट्राइब्स, वुमेन्स एंड डिसेबल्ड। क्लियर है सारा कुछ? आई होप कोई भी डाउट नहीं होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट आप कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं। ओके, एक और चीज कि आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस करेंगे, तो सभी वीडियोस देखने के लिए आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, एंटर करना है magnetbrains.com। जैसे ही एंटर करोगे आपके सामने मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन होगा। स्क्रॉल करके देखोगे यहाँ पे किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे क्लासेस की वीडियोस अवेलेबल हैं। आपको क्या करना है, जो भी क्लास आपको स्टडी करनी है, जैसे सपोज आपको क्लास 12th स्टडी करनी है तो क्लास 12th पर एक क्लिक करिएगा। क्लास 12th में सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस यहाँ पर आ जाएंगे। स्क्रॉल करेंगे और भी वीडियोस देखने को मिलेंगे। सभी के नीचे वॉच नाउ का बटन है। जो भी सब्जेक्ट स्टडी करना है वॉच नाउ पे क्लिक किया, सब्जेक्ट से रिलेटेड चैप्टर वाइज वीडियोस आए, चैप्टर पे क्लिक करोगे, चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक्स यहाँ आ जाएंगे। सभी के आगे वॉच नाउ का बटन है। अब आपको जो भी टॉपिक देखना है वॉच नाउ पे क्लिक किया और ये वीडियो ओपन। अब आपको यहाँ से नेक्स्ट वीडियो देखना है, नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करिए। ये नहीं देखना है, कुछ और देखना है, यहाँ से कैंसिल कर दीजिए। सो बहुत ही इजीली आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। ये आपको 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करती है। सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।